हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल यूट्यूब डीमिस्टिफाई। हम लोग कंटिन्यू करते हैं हमारे यूपीएससी सीएसई ऑप्शनल सब्जेक्ट की प्रिपरेशन के साथ। और अभी तक हमने वेस्टर्न फ़िलासफ़ी में प्लेटो एंड एरिस्टोटल एंड उसके बाद हमने रैशनलिस्ट जो कि है डेकार्ट, स्पिनोज़ा और लाइबनीज़ को कवर कर लिया है। नाउ वी विल मूव ऑन टू एम्पिरिसिस्ट जो कि है लॉक, बर्कले एंड ह्यूम। वी हैव जॉन लॉक, वी हैव जॉर्ज बर्कले एंड वी हैव डेविड ह्यूम एंड ऑल थ्री ऑफ देम वर ब्रिटिशर्स। तो इसलिए आप चैप्टर का नाम देख सकते हैं, इट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटिश एम्पिरिसिज्म, बट इट इज़ नॉट सो मच टू डू विद द जोग्राफी ऑफ इट। मतलब ऐसा नहीं है कि बिकॉज दीज वर ब्रिटिशर्स or समथिंग लाइक दैट, बट या लॉक, बर्कले एंड ह्यूम जो है एम्पिरिसिस जैसे कि हम बोल सकते हैं। सो आई होप बाय नाउ यू नो कि empiricism is what which is gaining knowledge based on experiences and senses and it's that कि कैसे we know everything through our five senses and through the experiences that we gain with the five senses। तो जैसे rationalism है, रैशनलिज्म बात करता है इनेट आइडियाज़ की, इनेट नॉलेज की, इंट्यूटिव नॉलेज की, रीज़न की, टू रीच टू द कंक्लूजन्स एंड आंसर्स। लेकिन एम्पिरिसिज्म जो है वो हमेशा किस बारे में बात करता है कि कैसे हमारे सेंस एक्सपीरियंसेस हम लोग जब हमारे फाइव सेंसेस का यूज़ करते हैं तो व्हाट वी सी, स्मेल, टच, हियर, टेस्ट फॉर्म्स आर नॉलेज। और फिर उस बेसिस पे जब हम लोग रिकलेक्शन करते हैं, हमारी मेमोरी के यूज़ करते हैं, तो दैट इज़ हाउ ऑल आर नॉलेज इज़ फॉर्म्ड। ऑफकोर्स हम चीज़ों को एक्सपीरियंस हमारे फाइव सेंसेस के थ्रू करते हैं। सो एम्पिरिसिज्म जो है इट इज़ बेस्ड ऑन आर सेंसेस एंड आर एक्सपीरियंसेस। अब लॉक की हम प्रॉब्लम देखते हैं। Hobbes was as we've seen, is a rationalist in his ideal of knowledge, holding with Descartes that mere experience will not give us certainty. At the same time, he agreed with his compatriot Bacon that sensation is the source of knowledge. These two lines of thought in Hobbes' philosophy did not seem to fit together. The sensationalistic origin of knowledge appeared to undermine the rational validity of knowledge and to destroy its certainty. Hobbes himself felt the difficulty and was led by it to occasional skeptical conclusions concerning physics. To John Locke, this problem becomes the all-important one. In him, philosophy turns to the theory of knowledge and undertakes an examination of the nature, origin and validity of knowledge. So, हम लोग अभी बात कर रहे हैं ऑफ कोर्स हमारी नॉलेज की। हमारी सोर्स ऑफ नॉलेज क्या होता है, हम लोग अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर पे बात नहीं कर रहे हैं रैशनलिज्म और एम्पिरिसिज्म में। जो अभी तक हमने डेकार्ट, स्पिनोज़ा, लाइबनीज़ एंड अब हम पढ़ने वाले हैं लॉक, बर्कले, ह्यूम। सो हम लोग बात ऑफ कोर्स स्ट्रक्चर से ज़्यादा, स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज से ज़्यादा हम लोग सोर्स ऑफ नॉलेज की बात करें कि हाउ डू वी एक्चुअली गेट टू नो समथिंग, हमारी नॉलेज फॉर्म कैसे होती है। सो लॉक की बुक का नाम था नॉट बुक का नाम बट हिज वर्क्स नेम वाज एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। लेट्स टॉक अबाउट लॉक। जब नॉलेज की ओरिजिन की बात करते हैं, ठीक है, हाउ इज़ नॉलेज ओरिजिनेटेड, तो लॉक के अकॉर्डिंग फिलोसफी क्या है, द ट्रू नॉलेज ऑफ थिंग्स। ओके, सो इट इज़ बिकॉज ऑफ फिलोसफी ओनली, फिलोसफी के थ्रू ही वी गेट टू नो अबाउट एवरीथिंग, including the nature of things, that is physics, that which man ought to do as a rational voluntary agent, that is practica or ethics, and the ways and means of attaining and communicating such knowledge, that is semiotics or logic। तो हम देख रहे हैं कि पूरी ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग जो है वो लॉक ने बेस करी है फ़िलासफ़ी में, ठीक है। चाहे हम चीज़ों के बारे में समझें जो कि हम फिज़िक्स में करते हैं, वी डू दैट, व्हाट इज़ स्पेस, व्हाट इज़ टाइम, ग्रेविटी, स्पीड एंड डिस्टेंस, आई मीन ऑल ऑफ दीज थिंग्स। फिर उसके बाद हाउ डू वी बिकम रैशनल एजेंट्स, वॉलंटरी एजेंट्स। रैशनल वॉलंटरी एजेंट्स आर व्हाट, कि हम अपनी चॉइस से वी आर टेकिंग डिसीजंस एंड एवरीथिंग इज़ नॉट प्री डिटर्मिन्ड, बट वी आर द वंस, वी आर द एजेंट्स जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है। दैट मीन्स वी हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ आर डिसीजंस, एंड जो डिसीजन हम लेते हैं वो रेस्ट करता है हमारे ऊपर, इट इज़ अपॉन अस, हमने वो डिसीजन लिया है। एंड इवन कैसे कम्युनिकेट करते हैं ना, थ्रू लॉजिक एंड एवरीथिंग। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है लॉक करता है द प्रॉब्लम ऑफ नॉलेज, कि
before we set ourselves upon inquiries, it is necessary to examine our own abilities and see what our understanding is or is not fitted to deal with. This he undertakes to do in his main work, an essay concerning human understanding. But he declares we must first study the origin of our ideas to tell what knowledge is certain and what the limits of our knowledge are. हमने डेकार्ट स्पिनोजा लाइबनीज में काफ़ी डिटेल में देखा है कि डेकार्ट भी है, स्पिनोजा भी, लाइबनीज भी, वो सर्टन रैशनल नॉलेज तक पहुंचना चाह रहे थे, ऑब्जेक्टिव नॉलेज तक पहुंचना चाह रहे थे. लेकिन अब देखिए पूरा शिफ्ट हो जाएगा. What does Locke want? Because Locke is an empiricist, certainly somewhere or the other there will be an ounce of subjectivity in his theory of knowledge, कि जो हमारा नॉलेज गेन कर रहे हैं it is subjective, क्योंकि you can't have objective knowledge when it is based on your senses. We see the same thing but somehow our experience differ. So much depends on discovering the source from which our knowledge springs. For if it is true, as Descartes and many others held, that we have an innate knowledge of principles, there would seem to be no reason for questioning its validity. The problem of innate ideas is therefore taken up by the English thinker in his essay, which was written last. Assuming that the mind must be conscious of its innate principles, if there be any, since nothing can be said to be in the mind of which it is unconscious, Locke proceeds to refute the doctrine of inborn truth. There are no speculative or practical principles present to the minds of men, and even if there were, they might have been acquired in the same way as other truths. If a principle can be imprinted on the soul without being known, it is impossible to distinguish between what is native and what not. Locke क्या कहना चाह रहे हैं? अभी जो हमने लास्ट 2-3 लाइन्स पढ़ी, अकॉर्डिंग टू दैट व्हाट लॉक इज़ ट्राइंग टू से इज़ कि क्योंकि जैसे रैशनलिस्ट हैं, हम बात करें डेकार्ट की, अकॉर्डिंग टू देम नॉलेज इज़ इनेट. हम बॉर्न होते हैं उस नॉलेज के साथ, हमें ऑलरेडी चीज़ों के बारे में पता होता है, वी नो अबाउट देम ऑलरेडी, वी डोंट नीड एक्सपीरियंस टू बी द बेसिस ऑफ आवर नॉलेज. लेकिन लॉक का मानना, because he is an empiricist, so according to him we are not born with that knowledge, we acquire the knowledge as we grow up. हमारे senses के through हम knowledge को acquire करते हैं from the outer world. knowledge already present नहीं है हमारे अंदर. It cannot be said that we first become aware of such truths when we begin to exercise our reason. For children, the uneducated and savages are a long while in possession of their reason without knowing them, nor is immediate assent to a proposition proof of its primitiveness. The moral laws cannot be called innate, for they are not self-evident or universally recognized and do not impel men to action. What to many people is sin is duty to others. To say that such ideas have been gradually obscured through prejudice, education, and custom is to deny their universal acceptance. If we hold that they cannot be obliterated, they ought to appear in all men, and most clearly in children and the uncultured. So, Locke का argument क्या है और most empiricist का argument क्या है कि अगर somebody is saying the rationalist claim कि हम born होते हैं उस knowledge के साथ, तो knowledge that we have is innate, then how come the children, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनके पास full understanding क्यों नहीं होती है हर चीज़ की, उनके पास complete knowledge क्यों नहीं होती है, या फिर uncultured या savages, he is basically talking about the people who are not very mentally जो थोड़े से challenged होते हैं. So what about them then? अगर if they are born with the same amount of knowledge, if everybody is already born with the knowledge और सबके पास same amount of knowledge, then why is there a difference between the understanding of children and between the understanding of the mentally challenged people and the others? That the idea of God on which Descartes lays such emphasis cannot be innate is proved by the fact that entire tribes either lack the idea and knowledge of God or have no clear impression of him. But even if all mankind had a notion of God, it would not follow that the idea of him is innate. The ideas of fire, the sun, the heat, or number are not proved to be innate on the grounds that they are so universally received and known amongst mankind. A rational creature reflecting on the visible marks of divine wisdom and power in the works of creation cannot miss the discovery of a deity, but this does not establish the innateness of the idea of God. सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट जो डेकार्ट देते हैं वो थ्रू गॉड है. ओके, डेकार्ट के लिए वन सब्सटेंस इज ऑल्सो गॉड, फर्स्ट प्रिंसिपल, मतलब द प्रिंसिपल इज ऑल्सो गॉड फॉर डेकार्ट. और उसके अलावा माइंड एंड मैटर है, सो इट्स अ डुअलिस्टिक फिलोसफी ऑल्सो, इट्स अ फर्स्ट वन. सो नाउ डेकार्ट कह रहे हैं कि वी नो अबाउट गॉड, वी हैव द सेम आइडिया अबाउट गॉड एंड वी हैव आइडियाज़ लाइक इन्फिनिटी एंड ओमनीपोटेंस एंड ओमनीसेंस. जब ह्यूमंस के पास ये आइडियाज़ नहीं है तो हमें कैसे गॉड के बारे में इन आइडियाज़ का पता चला? ह्यूमंस आर फाइनाइट और हम
कोई भी ऐसी चीज़ नहीं देखते हैं जो इनफाइनाइट है, देन हाउ डिड वी इवन गेट द आइडिया कि गॉड इनफाइनाइट है? सो if we are getting the idea that God is infinite, मतलब somewhere or the other we are born with that idea already. हम लोग किसी ऐसी चीज़ को देखकर हम लोग हमारी नॉलेज एक्सपीरियंस के बेसिस पे सिर्फ उतनी ही कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जितनी हमने एक्सपीरियंस करी है. वी हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड इन्फिनिटी, ओमनीसेंस, ओमनीपोटेंस. तो हम कैसे गॉड को इन आइडियाज़ के साथ एट्रीब्यूट कर सकते हैं? एंड इफ़ वी आर एट्रीब्यूटिंग, दैट मीन्स वी आर born with that idea already. But according to Locke, he is saying that अगर हमारा आर्ग्यूमेंट या डेकार्ट का आर्ग्यूमेंट जैसे हैं दैट यू नो आर नॉलेज इज इनेट बिकॉज वी हैव दिस आइडिया ऑफ गॉड, देन लॉक गिव्स अनदर काउंटर एग्जाम्पल दैट वी हैव एंटायर ट्राइब्स, वी हैव ग्रुप्स ऑफ पीपल हु डोंट बिलीव इन गॉड. ट्राइबल ग्रुप्स की हम बात करते हैं, दे डोंट बिलीव इन गॉड. मैनी रिलीजन्स दे डोंट बिलीव इन गॉड because everybody have their own way of practicing a religion. So how come then some people do believe in God and then there is a whole group of people who don't? And that means we are not born that with that idea. अगर हम born हुए होते तो everybody would have universally accepted God. लेकिन ऐसा नहीं होता है. हम God की universal acceptance नहीं है. Everybody have their own notions of God. हम religion to religion भी देखते हैं कि God की characteristics में differences आ जाते हैं, God की nature में differences आ जाते हैं, how God is उनकी description में difference आ जाते हैं. And then there are people, there are religions जो कि God को मानते ही नहीं है. Okay. जब हम लोग डिस्कस करेंगे व्हेन वी विल डिस्कस इंडियन फिलोसफी, सो रिलीजन्स लाइक जैनिज्म, बुद्धिज्म, दे डोंट बिलीव और सब्सक्राइब टू द आइडिया ऑफ गॉड. In short, ideas and principles are just as little innate as the arts and sciences. The mind in its first state is a tabula rasa. It's a very, very famous phrase, tabula rasa. A dark chamber, an empty cabinet, white paper, void of all characters, without any ideas. These question now, does it come to be furnished? Whence does it arrive, or the materials of reason and knowledge? To this Locke answers in one word, experience. तो Locke एक बहुत important phrase या concept की बात करते हैं, which is tabula rasa. Tabula rasa is like a blank state, a blank dark state या slate. Okay, just imagine there is a blackboard, पूरा खाली blackboard. ओके, सो दैट इज़ वॉट लॉक टॉक्स अबाउट कि हमारा माइंड एक एम्प्टी बोर्ड, एक एम्प्टी स्लेट की तरह है. और हम लोग अगर ब्लैक बोर्ड को फिल करते हैं तो हाउ डू वी फिल इट? वी पिक अप अ चॉक एंड वी स्टार्ट राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड. दैट इज़ हाउ आवर माइंड गेट्स नॉलेज. फॉर अस, फॉर आवर माइंड, हमारी चॉक इज़ आवर एक्सपीरियंस. तो जैसे ही हम एक्सपीरियंस गेन करते हैं, our brain starts filling up and we start getting knowledge. So tabula rasa का मतलब होता है एक blank slate, empty है. जब हम born होते हैं वो पूरा empty है, we don't have anything in our mind. It's just that when we use our 5 senses and when we experience those things, that is when we start getting the knowledge and the ideas. All our knowledge is founded on and ultimately derived from experience. The two sources of all our ideas are sensation and reflection. So through which the mind is furnished with sensible qualities, and reflection or internal sense, which supplies the mind with ideas of its own operations such as perception, thinking, doubting, believing, reasoning, knowing, willing. So दो चीज़ें लोग बात करता है, सेंसेशन की, रिफ्लेक्शन की. सेंसेशन मतलब हमारे 5 सेंसेस का यूज़ करके हम लोग जो देख रहे हैं, टच कर रहे हैं, स्मेल कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, हम लोग जो सुन रहे हैं, दिस इज़ व्हाट इज़ सेंसेशन. एंड देन जो भी डेटा हमने थ्रू सेंसेशन कलेक्ट किया है, फॉर एग्जाम्पल यू सी एन एप्पल केप्ट इन फ्रंट ऑफ यू ऑन अ टेबल. जब हमने उस एप्पल को देखा, let's keep it simple. आपने उस एप्पल को हमने देखा and there is only one sensation right now, which is the sensation of vision, जो हमें उस एप्पल से मिल रहा है. हम सिर्फ उसका एक कलर, उसका शेप, उसका फॉर्म देख पा रहे हैं. वी आर नॉट एबल टू फील इट राइट नाउ, क्योंकि ओके लेट्स से इट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस. आप उसको स्मेल नहीं कर पा रहे हो, आप उसको टेस्ट नहीं कर पा रहे हो, यू कैन नॉट हियर एनीथिंग अबाउट द एप्पल, यू आर नॉट टचिंग द एप्पल, सो यू आर नॉट फीलिंग इट. जस्ट वन सेंसेशन, यू आर सीइंग इट. देयर इज विजन, देयर इज साइट. अब देख के आपने उसका फॉर्म देखा, कलर देखा, शेप देखा, एंड जो डेटा थ्रू सेंसेशन जा रहा है, नाउ वी रिफ्लेक्ट ऑन दैट डेटा एंड देन वी ऑर्गेनाइज दैट डेटा इनटू नॉलेज. दैट ओके, दिस द कलर ऑफ द एप्पल इज़ रेड, इसका शेप ऐसा होता है,
एंड इसकी साइज़ ऐसी है, इसका फॉर्म है एज़ कम्पेयर टू अदर्स एंड ऑल ऑफ दैट. सो परसेप्शन, थिंकिंग, डाउटिंग, बिलीविंग, रीजनिंग, नोइंग, विलिंग, ये सारे रिफ्लेक्शन है जो कि काम किसके ऊपर करता है, हमारे सेंसेशन पे. सो रिफ्लेक्शन बेसिकली वर्क्स ऑन आर सेंसेशन. विदाउट आर सेंसेशन रिफ्लेक्शन इज़ समवेयर नॉट पॉसिबल. मतलब समहाउ हम लोग जो सेंस करते हैं उसी के ऊपर फिर हम लोग रिफ्लेक्ट करते हैं. द प्राइमरी कैपेसिटी ऑफ द ह्यूमन माइंड इज इंटेलेक्ट्स एबिलिटी टू रिसीव द impressions made on it either through the senses by output objects or by its own operations when it reflects on them. By idea, Locke means whatsoever the mind directly apprehends or which is the immediate object of perception, thought or understanding. Also, I would like to say one thing. I will try to read as much as possible, and the reason that I always make my videos from the books itself, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो आपकी पहली रीडिंग का सोर्स हो वो प्रिलिमिनरी सोर्स जो है वो बुक ही हो, डायरेक्ट जिसको हम रेफ़र कर रहे हैं. आउट ऑफ दीज नाउ यू कैन मेक योर ओन नोट्स एंड बिलीव मी गाइज, दिस इज़ गोइंग टू बी द it's going to be a very very good way to make your own notes. Always try कि आपकी जो notes है they are of course tailored to your needs. आप कोशिश करिए कि जो आपके notes हैं, instead of referring to notes, आप डायरेक्टली नोट्स को रेफ़र करने की बजाय ऑलवेज ट्राई एंड रेफ़र टू बुक्स. पहले बुक के लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करिए एंड देन मेक योर नोट्स आउट ऑफ दैट. बिलीव मी, आपकी लैंग्वेज में बहुत डिफरेंस आने वाला है. दैट इज़ वाई ऑलवेज make my videos, I always try to make my videos from the source itself. The ideas thus received are simple ideas which the mind has the power to repeat, compare and combine in endless variety and thus to make at pleasure new complex ideas. तो पहले हम क्या कर रहे हैं, सिंपल आइडियाज़ रिसीव कर रहे हैं. जैसे हमने बात करी एप्पल की, हमने एक सिंपल आइडिया रिसीव करा, हमने उसका फॉर्म देखा, उसका शेप देखा, उसका कलर देखा, उसके बेसिस पे हम हमारे माइंड में कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ बिल्ड कर पा रहे हैं कि ओके अगर हम उसको ऑरेंज से कंपेयर करें तो एप्पल का कलर ऐसा होता है, उसका शेप ऐसा होता है. अगर हम उसको एक एप्पल ट्री से कंपेयर करें, सो जब पेड़ पे एप्पल होता है तो वो, सो ऑल ऑफ दिस, मतलब हम लोग रिसीव करते हैं सिंपल आइडियाज़ और जब हम उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करते हैं हम फॉर्म करते हैं कॉम्प्लेक्स आइडियाज़. येट नो अंडरस्टैंडिंग हैज़ द पावर टू इन्वेंट और फ्रेम वन न्यू सिंपल आइडिया. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस इज़ द जिस्ट ऑफ लॉक्स फिलोसफी कि हम लोग कोई भी आइडिया इन्वेंट नहीं करते हैं. सिंपल आइडिया भी वी आर नॉट इन्वेंटिंग. द सिंपलेस्ट ऑफ आइडियाज दैट वी गेट इज़ ओनली थ्रू सेंसेशन, इज़ ओनली थ्रू रिफ्लेक्शन, कि हमें जब आइडिया मिलता है. दिस इज़ वॉट द जिस्ट ऑफ लॉक एंड एम्पिरिसिस्ट फिलोसफी इज़. एम्पिरिसिज्म इज़ सॉरी दैट आर माइंड इज़ नॉट, मतलब नॉट एम्पिरिसिज्म इन टोटल, क्योंकि एम्पिरिसिज्म के भी बहुत सारे शेड्स हैं, बहुत सारे फॉर्म्स हैं. हर फिलोसोफर ने उसको अपने अकॉर्डिंग टेलर कर रखा है, अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग अपनी थ्योरी दे रखी है. लेकिन लॉक की अगर हम अंडरस्टैंडिंग की बात करें, लॉक के एम्पिरिसिज्म की बात करें, सो नो अंडरस्टैंडिंग हैज़ द पावर टू इन्वेंट one new simple idea. Some simple ideas enter our minds by one sense only. Example ideas of color, sound, taste, heat, cold, solidity. Some are conveyed into the mind by more senses. Example, space or extension, figure, rest and motion, which enter through both sight and touch. Some are received by reflection only, like the mind observes its own operations of those ideas it already has and gets others in this way. It notices its operations of perception, retention and recall and memory, discerning, comparing, compounding, naming and abstracting. Some we receive through both sensation and reflection. Among these are pleasure and pain or uneasiness, power, existence, unity, succession and duration. तो all varieties हमारे पास है. कुछ आइडियाज़ ऐसे हैं जो हम सिर्फ एक विद द हेल्प ऑफ वन सेंस हम लोग रिसीव करते हैं. कुछ हम मल्टीपल सेंसेस के थ्रू रिसीव करते हैं. जैसे हम जब एक मूवी देख रहे हैं तो हम लोग उसे देख भी रहे हैं, उसे सुन भी रहे हैं. ठीक है, व्हेन वी आर ईटिंग समथिंग वी आर ऑल्सो seeing it, we are touching it, we are smelling it, we are tasting it. So नंबर ऑफ़ सेंसेस जो हम यूज़ करते हैं वो भी डिफ़र करता है. कुछ हम ओनली थ्रू रिफ्लेक्शन गेन करते हैं हमारी अंडरस्टैंडिंग कि हम ओनली थ्रू रिफ्लेक्शन कि हमारे पास कोई प्रेजेंट एक्सपीरियंस नहीं है, बट ओनली विद द हेल्प ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंस हम लोग एक कंक्लूजन पर पहुँचे. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दैट यू आर सिटिंग विद सम फ्रेंड्स. ओके, आप लोग कुछ फ्रेंड्स हम लोग साथ में बैठे हुए हैं आप लोग, एंड देन देयर इज़ वन फ्रेंड जो यूजुअली काफ़ी चर्पी होती है, बहुत बातें करती है, बट उस दिन उसने बात नहीं करी ज़्यादा. शी वॉज क्वाइट एंड ऑल स्टफ. यू डिड नॉट अंडरस्टैंड एट दैट टाइम. यू सॉ दैट शी इज़ नॉट स्पीकिंग मच. यू गॉट दैट इन्फॉर्मेशन. आपने वो देखा, नोटिस किया कि वो ज़्यादा बोल नहीं रही, बट यू नेवर understood it at that point of time. You never realized it.
आफ्टर यू केम बैक होम, जब आपने उस आइडिया के ऊपर रिफ्लेक्ट किया, दैट इज़ व्हेन यू अंडरस्टूड दैट समथिंग माइट बी रॉन्ग विथ हर, कि शी वॉज ऑफली क्वाइट टुडे, वो ज़्यादा बोली नहीं, उसने ज़्यादा बात नहीं करा, ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया. तो दिस इज़ वॉट ओनली विद द हेल्प ऑफ रिफ्लेक्शन. लेकिन यहाँ पर भी दिस रिफ्लेक्शन इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन सम प्रायर सेंसेशन, और ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है कि आपके रिफ्लेक्शन में भी आपने कोई आइडिया अपने मन से इन्वेंट नहीं किया. जो आपने प्रायर सेंस कर रखा है, आपके प्रीवियस सेंसेशंस के बेसिस पर ही आपके माइंड ने कुछ रिफ्लेक्ट करके आइडियाज़ को अरेंज किया. तो कुछ हम सेंसेशन और रिफ्लेक्शन दोनों के थ्रू अक्वायर करते हैं नॉलेज. ऑल्दो मैनी ऑफ आवर आइडियाज़ ऑफ सेंसेशन रिजेंबल एक्सटर्नल क्वालिटीज़, द मेजॉरिटी आर नॉट द लाइकनेस ऑफ समथिंग एग्जिस्टिंग आउटसाइड ourselves, the exact images and resemblances of something inherent in the object, the power which objects have to produce definite ideas in us, we call qualities. अब बात क्या कर रहे हैं हम? क्वालिटीज़ की. व्हाट आर क्वालिटीज़? जो हमारे सेंसेशन है. When we saw an apple, हमने देखा it is red in color and it has a particular, let's say just for a random example, let's say कि उसका थोड़ा सा हार्ट जैसा शेप था. Okay, well it's not exactly. Okay, let's take orange. So जैसे हमने देखा कि it is orange in color, or let's say lemon, it is yellow in color, or it has a circular shape. So ये क्या है? These are the qualities of that object. तो हमारी जो sensation है वो क्या रिजेंबल करते हैं? एक्सटर्नल क्वालिटीज़ जो कि उस ऑब्जेक्ट में एग्जिस्ट कर रही है. द मेजॉरिटी आर नॉट द लाइकनेस ऑफ समथिंग एग्जिस्टिंग आउटसाइड ourselves, the exact images and resemblances of something inherent in the object. The power which objects have to produce definite ideas in us we call qualities. Now some of these qualities belong to the objects themselves, are utterly inseparable from them. They are called by Locke original or primary qualities. This is what that Locke explains to be primary या original qualities. प्राइमरी ओरिजिनल क्वालिटीज़ क्या होती है? जो कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर इनहेरेंट है. यू कैन नॉट सेपरेट दोज क्वालिटीज़ फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट. लेट्स से there's a lemon. Okay, if that lemon is not let's say lemon के दो ही कलर होते हैं, it is either थोड़े green और yellow. Let's say कि the shape of that lemon, the color of that lemon, somehow there are some primary qualities in that lemon जो कि inseparable है. अगर उस quality को निकाल देंगे तो वो lemon बचेगा ही नहीं. So जैसे कि solidity, extension, figure, motion, rest and number, ये होती है primary qualities. Because no matter what, primary qualities, well we won't count color in that, but yeah the shape of that lemon. Now no matter who sees that lemon, वो उस lemon का एक ही shape draw करेंगे, the circular shape of that lemon. ओके, वेर एज अगर हम बात करें लेमन के कलर की, तो हम सब में अलग विजन होता है. ओके, सम पीपल आर कलर ब्लाइंड, हम लोग कलर्स को बहुत अलग तरह से देखते हैं. तो कोई बोलेगा कि ये ब्राइट येलो है, कोई बोलेगा ये सनी येलो है, कोई बोलेगा ये थोड़ा सा लाइम येलो है. सो देर आर डिफरेंट शेड्स ऑफ येलो जो वो लोग एक्सपीरियंस करेंगे, बट सम हाउ द शेप ऑफ दैट लेमन वुड बी सिमिलर टू एवरीबडी. तो प्राइमरी क्वालिटीज़ वो है जो कि इनहेरेंट होती है ऑब्जेक्ट में, जो कि यू कैन सम हाउ से कि इफ़ यू आस्क एनीबडी ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम विल गेट इट राइट. लेकिन जो सेकेंडरी क्वालिटीज़ होती हैं, वो सेकेंडरी क्वालिटीज़ क्या है? वी आर द वंस हु आर प्रोड्यूसिंग दैट. कलर्स, साउंड, टेस्ट, these do not exist in the object. These actually are produced by the primary qualities only. और ये इसीलिए काफ़ी subjective होते हैं because these qualities differ from person to person. Some people have a tolerance of spice, some people don't. Some people can eat very spicy food, some people cannot eat. तो ये जो है वो एक secondary quality हो गई because it differs from person to person. All our simple ideas are received through the two avenues of sensation and reflection. From these simple ideas, all our knowledge is derived, just as the words are made out of the 26 letters of the alphabet. तो क्या है? जैसे कि अल्फ़ाबेट के जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं ABCDEFGH, मान लेते हैं ये सिंपल आइडियाज़ है. अब हम क्या करेंगे? हमने इनको अरेंज करके वर्ड्स बना लिए, वर्ड्स को अरेंज करके सेंटेंसेस बना लिए, सेंटेंसेस को अरेंज करके पैराग्राफ बना लिया, पैराग्राफ को अरेंज करके लेट्स से हमने आर्टिकल बना लिया, एसे बना लिया, स्टोरीज बना ली. सो दिस इज़ व्हाट हमने रिसीव करा सिंपल आइडिया. वी ओनली लर्नड ABCD, लेकिन हमने उसको अरेंज करके बनाए हमारे कॉम्प्लेक्स आइडियाज़.
External and internal sensation alone are the windows by which light is let into the dark room of our understanding. External understanding क्या है? Sensation is, or internal sensation is the reflection. The mind can by its own power put together these simple ideas and make new complex ideas. It can bring two ideas together, view them together, therefore frame ideas of relations, and finally it can separate ideas from all other ideas which accompany them in their real existence. This operation is called abstraction. The mind is passive in the reception of its simple ideas but exerts power over them in the acts just described. तो हम simple ideas लेते हैं, उनके ऊपर हमारा mind act करता है और complex ideas को form करता है और abstract करता है. Abstraction मतलब कि उन चीज़ों से derive करता है complex ideas. जब हम बात करते हैं unicorn की, what is unicorn? Unicorn एक complex idea है. हमने दो simple ideas ले, हमने लिया था idea of a horse, हमने लिया था idea of a rhinoceros horn, और हमने दोनों को कंबाइन कर दिया एंड देन वी फॉर्म द आइडिया ऑफ अ यूनिकॉर्न विच इज़ अ कॉम्प्लेक्स आइडिया. द एंडलेस नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स आइडियाज में all be embraced under three heads: modes, substances and relations. Our ideas of modes are complex ideas which do not contain in themselves the supposition of subsisting by themselves but are considered as dependencies on or affections of substances. Example: triangle, gratitude, murder. A simple mode consists of variations of the same simple idea repeated in different combinations without the mixture of any other. As a dozen or a score is a mode obtained by the successive addition of units. Now this is a very important concept जो हमें समझना पड़ेगा कि लॉग बात करते हैं मोड्स की, सब्सटेंसेस की और रिलेशंस की. अब हमारे जो आइडियाज़ हैं मोड्स के वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है, विच डू नॉट कंटेन इन देमसेल्व्स द सपोजिशन ऑफ सबसिस्टिंग बाय देमसेल्व्स बट आर कंसिडर्ड एज डिपेंडेंसीज ऑन और अफेक्शंस ऑफ सब्सटेंसेस. एग्जाम्पल: ट्रायंगल, ग्रैटिट्यूड, मर्डर. जैसे अब हम बात करें, लेट्स फर्स्ट बाइफरकेटेड. हमारे पास मिक्स्ड मोड्स हैं, हमारे पास सिंपल मोड है. सिंपल मोड क्या होता है? एक ही सिंपल आइडिया के वेरिएशन, ओके, रिपीटेड इन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस विदाउट द मिक्सचर ऑफ एनी अदर. बहुत सिंपल एग्जांपल है डजन और अ स्कोर और मार्क्स. ये क्या होता है? अ डजन इज़ व्हाट? व्हेन वी से आई बॉट 1 dozen bananas, okay, I bought a dozen bananas. That means आइडिया एक ही सिंपल है, देयर इज़ ओनली वन थिंग, बनाना, लेकिन उसको ही हमने रिपीट कर दिया, उसके वेरिएशन बना दिए. हमने 12 बनानाज ले लिए, हमने 2 डजन्स बना लिए, मतलब 24 बनानाज, यू नो. तो हमने एक ही सिंपल आइडिया को वेरिएट कर दिया. दैट मीन्स इट इज़ अ सिंपल मोड. मिक्स्ड मोड क्या होता है? बहुत सारे सिंपल आइडियाज़ को जब हम कंबाइन कर देते हैं ऑफ सेवरल काइंड्स पुट टुगेदर टू मेक वन कॉम्प्लेक्स वन. जैसे ब्यूटी. अब जब हम बात करते हैं लेट्स से ब्यूटी की, विच कंसिस्ट ऑफ सर्टन कॉम्पोजिशन ऑफ कलर एंड फिगर कॉजिंग डिलाइट और प्लेजर इन द बिहोल्डर. तो जैसे हम बात करते हैं लेट्स से दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल ड्रेस. सो हम बात कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों की. द कलर ऑफ द ड्रेस इज़ वेरी pretty, you know, बहुत अच्छा सा सुंदर सा कलर है. लेट्स से इट्स अ वाइट कलर ड्रेस, इट हैज़ अ ब्यूटीफुल लेंथ एंड अ वेरी ब्यूटीफुल टेक्सचर एंड उस पर स्पार्कल्स एंड शाइन्स लगे हुए हैं, उसका फिगर बहुत अच्छा है. सो समथिंग लाइक दैट. तो ब्यूटी क्या है? एक कॉम्प्लेक्स मोड है, क्योंकि हमने बहुत सारे सिंपल आइडियाज़ को साथ में मिक्स कर दिया. इट्स अ मिक्स्ड मोड, ओके, एंड विद द हेल्प ऑफ मिक्स्ड मोड हम लोग कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ बना सकते हैं. By taking the simple idea of space and compounding it, we get the simple modes of immensity, figure, place, infinite expansion. Hours, days, years, time and eternity are simple modes of duration. तो अब हमने क्या बात करी? Hours, 1 hour, 2 hour, 3 hour, 4 hour, 5 hours, 10 hours. एक ही आइडिया को हमने रिपीट करा, हमने वेरिएट करा. वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट वन सिंपल आइडिया जो कि है आर, लेकिन हमने उसी को बार बार रिपीट करा. दिस इज़ अ सिंपल मोड. और मिक्स्ड मोड क्या होता है? मिक्स्ड मोड जब हम बहुत सारे डिफरेंट सिंपल आइडियाज़ को कंबाइन कर लेते हैं. सो आर आइडियाज़ ऑफ सब्सटेंसेज टू आर कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ मेड अप ऑफ सिंपल आइडियाज़ पुट टुगेदर बाय द माइंड. तो हमारे जो आइडियाज़, जो सब्सटेंसेज होते हैं, what are substances? These are complex ideas made up of simple ideas put together by the mind. So we have simple modes, we have mixed modes, ओके, जिससे कि कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ फॉर्म होते हैं. और बहुत सारे कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को जब हम साथ में बनाते हैं वी फॉर्म सब्सटेंसेस. द कॉम्प्लेक्स आइडिया ऑफ अ सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ आइडियाज़ ऑफ क्वालिटीज़ सपोज टू रिप्रेजेंट अ डिस्टिंक्ट पर्टिकुलर थिंग एंड द कन्फ्यूज्ड आइडिया ऑफ अ सपोर्ट और bearer of these qualities. Thus the idea of the substance let consist of this supposed or confused idea of a bearer to which are joined ideas of a certain dull whitish color, certain degrees of weight, hardness, ductility and fusibility.
फ्लेक्सिबिलिटी। तो हम लेड की बात कर रहे हैं, विच इज़ द मेटल लेड। तो हमने बहुत सारे कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को ज्वाइन कर दिया, उसका कलर ऐसा होता है, उसकी डक्टिलिटी कैसी होती है कि हाउ कैन इट बी पुट इनटू वायर्स एंड स्टफ। वी नोटिस दैट सर्टेन सिंपल आइडियाज derived from sensation and reflection constantly go together. We suppose they belong to one thing and call them so united by one name. We cannot imagine how these qualities or ideas could exist by themselves, so we suppose that it's a substratum wherein they do subsist and from which they result. This substratum we call substance. We have ideas of material and spiritual substances and of God. अब हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सब्सटेंस क्या है जिसके अंदर वो क्वालिटीज़ एग्जिस्ट कर रही है, सब्सट्रैटम। सो क्योंकि कुछ सिंपल आइडियाज़ को हम ऐसे नोटिस करते हैं कि वी कैन नॉट इमेजिन देम बीइंग सेपरेटेड। ओके, वो हमेशा हम इमेजिन देम बीइंग टुगेदर। We suppose they belong to one thing and call them so united by one name. We cannot imagine how these qualities or ideas could exist by themselves. So we suppose that there is a substratum wherein they do subsist and from which they result. तो ideas किस में exist कर रहे हैं? Substance में. The mind also gets certain ideas of relation by comparing one thing with another. The mind first brings or sets one thing by another and then directing its attention from one to the other discerns a relation between them. तो हमने बात की modes की, हमने बात की substances की, अब हम बात कर रहे हैं relations की। ओके, एक तो हमने मटीरियल और स्पिरिचुअल सब्सटेंस देखा, और मटीरियल सब्सटेंस के अंदर हमने क्वालिटीज़ देखी। तो पहले मैटर है, और मैटर क्या है? मैटर वो है जिसके अंदर क्वालिटीज़ है, तो बिना उसकी क्वालिटीज़ के हम लोग मैटर के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। सपोज़ एक एप्पल है, एप्पल से हमने उसका कलर निकाल दिया, उसका टेस्ट निकाल दिया, उसका शेप निकाल दिया, उसका फॉर्म निकाल दी, उसकी स्मेल निकाल दी, उसका टेक्स्चर, उसकी जूसीनेस, सब चीज़ें निकाल दी। सो वी वोंट बी एबल टू डिफ्रेंशिएट कि ये एप्पल है कि ऑरेंज है। ओके, तो क्वालिटीज़ हैं जो कि मैटर के बीच में डिफ्रेंशिएट हमें करने देती। तो वी हैव आइडियाज़ ऑफ, वी हैव स्पिरिचुअल मटीरियल सब्सटेंसेस एंड वी हैव गॉड। अब हम रिलेशन की जब बात करें, ऑल आइडियाज़ ऑफ रिलेशन आर मेड अप ऑफ सिंपल आइडियाज़। द आइडिया ऑफ कॉज एंड इफेक्ट इज़ द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव रिलेशन सब्सिस्टिंग अमंग आइडियाज़। अब ये जो आइडिया ऑफ रिलेशन है, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट अगेन। जैसे हम बात करें कॉज एंड इफेक्ट की, हमने क्या देखा दैट एवरी टाइम लेट्स से हमने देखा कि वी हैव लेट्स से okay, I'm not able to get an example right now, but let's say कि we see some okay, we okay, let's say candle or anything, ठीक है, when we burn the smoke is produced, or let's say that there is a corn और देयर इज़ सम मटीरियल, जब हम उसको बर्न कर रहे हैं उसका कलर जो है वो ब्लैक हो जाता है। ओके, सो दिस इज़ व्हाट एन आइडिया ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। हमने एक रिलेशन फॉर्म कर दिया कि ये इसका कॉज है, ये इसका इफेक्ट है। एवरी टाइम वी विल डू दिस, वी विल ऑलवेज गेट दिस। इट इज़ द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सब्सिस्टिंग अमंग आइडियाज। इट इज़ अ रिलेशन डिराइव्ड फ्रॉम बोथ फ्रॉम सेंसेशन एंड रिफ्लेक्शन। थ्रू आवर सेंसेस वी लर्न दैट थिंग्स चेंज, दैट क्वालिटीज एंड substances begin to exist, that they owe their existence to the operation of other qualities and substances. We call that which produces any simple or complex idea cause, that which is produced effect. Heat is the cause of fluidity of wax. हमने देखा, हमने let's say कैंडल है, कैंडल को हमने पॉट में, या वैक्स है, ठीक है, वैक्स सॉलिड फॉर्म में है क्योंकि रूम टेम्परेचर पे वैक्स का फॉर्म इज सॉलिड। सो लेट्स से कि वैक्स सॉलिड होता है, जैसे ही हमने उसको पैन में डाला और जैसे ही हमने फायर बर्न करी, हमने जब तक उसको पैन में रखा है नथिंग चेंजेस, लेकिन जैसे ही हमने फायर चालू करी, जो वैक्स है उसका स्टेट सॉलिड से लिक्विड हो जाता है। तो हम क्या बोलेंगे कि फायर इज़ द कॉज, और जो इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो है द लिक्विडेशन ऑफ वैक्स, कि वैक्स की स्टेट चेंज हो गई सॉलिड से लिक्विड में। कॉज इज़ दैट जो कि किसी चीज़ को करवाता है, एक सिंपल आइडिया, सब्सटेंस, मोड, कुछ भी कॉज हो सकता है। और इफेक्ट क्या है कि वो उस चीज़ से निकल के आ रहा है, उस चीज़ से डिराइव हो रहा है। तो बहुत सारे कॉजेज़ हैं, जैसे क्रिएशन, जनरेशन, मेकिंग, ऑल्टरेशन। तो या तो कॉज जो है वो कुछ नया क्रिएट कर सकती है, कुछ नया जनरेट कर सकती है, कुछ बना सकती है, कुछ ऑल्टर कर सकती है। जैसे वैक्स के केस में इट इज़ ऑल्टरेशन, क्योंकि वैक्स इज़ द सेम लेकिन उसका स्टेट चेंज हो गया, इट हैज़ टर्न फ्रॉम सॉलिड टू liquid. To form the idea of cause and effect, it suffices to consider any simple idea or substance as beginning to exist by the operation of some other.
even without knowing the manner of that operation. The idea of cause and effect is the most comprehensive and hence scientifically important relation, but there are countless other relations, relations of time, place, extension, identity, diversity, moral relations and so on. तो कॉज एंड इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट, हम लोग साइंस में ज़्यादातर सभी चीज़ें कॉज एंड इफेक्ट के थ्रू ही बताते हैं. अर्थ भी एक इफेक्ट है. बिग बैंग थ्योरी वाज द कॉज जिसका इफेक्ट निकल के आया द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ. ऐसे ही सोलर सिस्टम हो गया, ऐसे ही कोई भी चीज़ हम देख लें तो एवरीथिंग हैज़ अ कॉज एंड एन इफेक्ट अकॉर्डिंग टू, मतलब मेजरली हमारा रिलेशन जो है हम कॉज एंड इफेक्ट के उसमें यूज़ करते हैं. नेचर एंड वैलिडिटी ऑफ नॉलेज. द मटीरियल्स ऑफ आर नॉलेज then are furnished to the mind by sensation and reflection. The mind acts on them and makes complex ideas. The question arises, what cognitive value do such ideas have? What conditions must they fulfill in order to be knowledge? Ideas should be clear and distinct because confused and obscure ideas make the use of words uncertain. Real ideas are such as have a foundation in nature and which are in conformity with the real existing things which they correspond and which are their archetypes. Our simple ideas are all real not because they are all images or representations of what exists. Only the primary qualities of bodies are that, but because they are all the effects of powers outside our minds. Mixed modes and relations have no reality other than in the minds of men. They do not claim to be copies of things really existing. They are real only in that they are so framed that there is possibility of something existing conformable to them. तो जो हमारे सिंपल आइडियाज़ होते हैं वो हमेशा रियल होते हैं, क्योंकि सिंपल आइडियाज़ क्या है, हमेशा हमारे एक्सपीरियंस से डिराइव होता है. तो सिंपल आइडियाज़ जो है वो हमेशा रियल होते हैं क्योंकि देयर विल बी समथिंग इन द रियल वर्ल्ड जो सिंपल आइडिया को करस्पॉन्ड करा. लेकिन जो हमारे मिक्स्ड मोड है, क्योंकि जो हमारे कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ होते हैं वो हमेशा रियल होना ज़रूरी नहीं है. फॉर एग्जाम्पल वी टॉक अबाउट यूनिकॉर्न. They are themselves archetypes and so cannot be chimerical unless inconsistent ideas are jumbled together in them. But our complex ideas of substances are intended by us to be representations of external substances and they may really be such. They are therefore real only in so far as they are such combinations of simple ideas as are really united and coexisting things outside us. Ideas are adequate which perfectly represent the archetypes from which the mind supposes them to have been taken, while inadequate ideas are but a partial or incomplete representation of these archetypes. Adequate ideas क्या है? Perfect representation. Inadequate ideas क्या है? Imperfect representation. बहुत common example जो कि Indian philosophy में लिया जाता है is let's say कि if somebody is suffering from a disease, there's a particular disease जैसे कि हम लेट्स से जॉन्डिस, जिसमें हमारा विजन जो है वो येलो हो जाता है. तो जब हम एक वाइट शेल को देखते हैं वो हमें दिखता है कि इट इज़ येलो इन कलर. तो एडिक्वेट आइडियाज़ क्या है? जो परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन है. इनएडिक्वेट आइडियाज़ क्या है? वो वाइट शेल हमें येलो दिख रहा है, मतलब इम्परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन. सिंपल आइडियाज़ एंड मोड्स आर ऑल एडिक्वेट बट आइडियाज़ ऑफ सब्सटेंसेज आर ऑल इनएडिक्वेट. सिंपल आइडियाज़ हमेशा एडिक्वेट है. बहुत सिंपल देखिए अभी तक चल रहा है. थिंग इज़ कनेक्टेड टू एवरी अदर थिंग. सिंपल आइडियाज़ हमेशा एडिक्वेट होते हैं. क्यों? क्योंकि सिंपल आइडियाज़ कैन नॉट बी इन्वेंटेड बाय माइंड. कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ कैन बी इन्वेंटेड, इसीलिए कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ कैन बी इनएडिक्वेट. ज़रूरी नहीं है कि वो परफेक्ट रिप्रेजेंटेशंस हो किसी चीज़ का. ओके, बट आइडियाज़ ऑफ सब्सटेंसेस क्यों इनएडिक्वेट होते हैं? बिकॉज वो हमेशा इनएडिक्वेट होते हैं बिकॉज दे आर ऑलवेज कॉम्प्लेक्स आइडियाज़. सब्सटेंसेस आर व्हाट? दे आर ऑलवेज कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ ऑफ मिक्स्ड मोड्स को मिला के कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ बनते हैं और इसीलिए वो हमेशा इनएडिक्वेट होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें हमारी फैकल्टी ऑफ माइंड भी होती है. हम दो चीज़ों को, दो सिंपल आइडियाज़ को कंबाइन कर सकते हैं जो एक्चुअली में कॉम्बिनेशन में नहीं एग्जिस्ट कर रही है. Whenever the mind refers of any of its ideas to things extraneous to them, the ideas are then capable of being called true or false. The mind, in referring ideas to things, make a tacit supposition of their conformity to those things, and this supposition may be true or false. All knowledge is gained by means of ideas, and our most certain knowledge is nothing but the perception of the connection or agreement and repugnancy or disagreement of any of our ideas. We perceive that white is not black, that the idea of white and the idea of black do not agree. There are different degrees of evidence in knowledge. Sometimes the mind perceives the agreement or disagreement of two ideas by direct inspection without the intervention of any other ideas. This is intuitive knowledge. The mind perceives at once that white is not black, that a circle is not a triangle, but 3 is greater than 2. This is the clearest and most certain knowledge of which human frailty is capable. It need not be proved and cannot be proved. It is irresistible, self-evident. On the certainty of direct intuition depends whatever certainty and evidence our knowledge possesses.
ना यहाँ पर एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है, क्योंकि लॉक एक एम्पिरिसिस्ट है, ही कैन नॉट पॉसिबली टॉक अबाउट इंट्यूटिव नॉलेज। इंट्यूशन का मतलब हो गया rationalism. So if he is talking about intuitive knowledge, that means he is talking about rationalism. This is one such criticism which Locke faces, because he is talking about intuitive ideas, जैसे कि 3 is greater than 2. Now this is an idea that 3 जो है वो 2 से बड़ा है। या जब हमने एक सर्कल को देखा, वी से दिस इज़ अ सर्कल, लेकिन हमने उसी समय पे ये भी फॉर्म करा कि ये सर्कल है, बट ये ट्राइंगल नहीं है, ये स्क्वायर नहीं है, ये रेक्टेंगल नहीं है। तो ये जो हमने आइडिया फॉर्म किया, वी डिडंट सी अ स्क्वायर, वी डिडंट सी अ ट्राइंगल, बट वी सॉ ओनली अ सर्कल। लेकिन सिर्फ एक सर्कल देख के जब हमने ये इन्फर किया कि ये एक सर्कल है, लेकिन ये एक स्क्वायर नहीं है, ये एक ट्रायंगल नहीं है, this is what intuition according to Locke is. So which is contradictory according to Locke, which is contradictory because Locke एक empiricist है, लेकिन यहाँ पे Locke बात किसकी कर रहा है, intuitive knowledge की। This is intuitive knowledge, ये बहुत clear होती है, self evident होती है, इसको prove करने की ज़रूरत नहीं होती है। Of course we know the definition of intuitive knowledge, and on the certainty of direct intuition depends whatever certainty and evidence our knowledge possesses. Sometimes our mind, though it is unable to perceive the agreement or disagreement between 2 ideas immediately, can establish it indirectly by comparing them with one or more other ideas. This knowledge by intervening ideas is called mediate, rational or demonstrative knowledge. Its proofs are certain, yet its evidence is not quite so clear and bright, nor the assent so ready as an intuitive knowledge. तो अब हमने जैसे इंट्यूटिव नॉलेज की बात करी, विच इज़ वेरी सिंपल, उसका कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है। इंट्यूटिव नॉलेज इज द सेम इंट्यूटिव नॉलेज के बारे में हमने बात करी है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं डेमोन्स्ट्रेटिव नॉलेज की। डेमोन्स्ट्रेटिव या रैशनल या मीडिएट नॉलेज क्या होती है? दो समटाइम्स आर माइंड इट इज़ अनेबल टू परसीव द अग्रीमेंट और डिसअग्रीमेंट बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स इमीडिएटली, कैन एस्टैब्लिश इट इनडायरेक्टली बाय कंपेयरिंग देम विथ वन और मोर अदर आइडियाज़। तो ये है डेमोन्स्ट्रेटिव नॉलेज कि हम लोग डायरेक्टली उसको बोले नहीं कर सकते, लेकिन हम कंपेयर कर सकते हैं उसको बाकी आइडियाज़ के साथ। तो डेमोन्स्ट्रेटिव नॉलेज में जितनी भी स्टेप्स है उसकी एक इंट्यूटिव सर्टेनिटी तो होनी ही चाहिए इन ऑर्डर दैट द कंक्लूजन मे बी सर्टन। सच डेमोन्स्ट्रेशन इज एम्प्लॉयड इन मैथमेटिक्स एंड wherever the mind can perceive the agreement or disagreement of ideas by the help of intermediate ideas. In both intuitive and demonstrative knowledge, we have certainty. Whatever falls short of one of these in faith or opinion, but is not knowledge in the strict sense. So this is one of the biggest criticisms leveled against Locke, because वो बात कर रहे हैं इंट्यूटिव और डेमोन्स्ट्रेटिव नॉलेज की, विच इज़ टू क्लियरली रैशनलिज्म, जो कि लॉक को नहीं बात करनी चाहिए, बिकॉज ही इज़ एन एम्पिरिसिस्ट, ही कैन नॉट टॉक अबाउट रैशनलिज्म, बट ही डज यूज़ रैशनलिस्टिक आइडियाज़, और वो नॉलेज के कंस्ट्रक्शन में रैशनलिज्म का यूज़ कर रहे हैं. वॉट शैल वी से ऑफ आर नॉलेज ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड? वी हैव इन द माइंड आइडियाज़ ऑफ एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स दैट वी हैव देम इज एज सर्टन एज एनीथिंग कैन बी, बट इज देयर एनीथिंग मोर दैन द आइडियाज़? कैन वी विद सर्टनटी infer the existence of any extra mental reality which corresponds to them? Is there a real world outside? Sometimes, as in dreams, we have ideas to which nothing corresponds at the time. Ordinary perception, when we are awake and presumably subject neither to hallucination nor illusion, affords a kind of evidence which is beyond any reasonable doubt. Our knowledge of the particular existence of finite external things thus goes beyond bare possibility and yet does not reach perfectly intuitive or demonstrative knowledge. Locke calls it sensitive knowledge. I have no self-evident knowledge of real existence except of myself and God. My own existence I know by intuition. The existence of God is made clearly known to me by reason. The apprehension I have by my senses of the existence of things outside me, though not so certain as intuitive knowledge or the deductions of the reason, yet has an assurance that entitles it to the name of knowledge. But besides this assurance provided by the senses themselves, we have the further confirmation that perceptions differ intrinsically from memory images, that they are often accompanied by pain, and that the senses corroborate one another's testimony. So हमने बात करी, एक तो लॉक कितने नॉलेज की बात करता है? इंट्यूटिव नॉलेज, डेमोन्स्ट्रेटिव नॉलेज, एंड देन द थर्ड काइंड ऑफ नॉलेज इज़ द सेंसिटिव नॉलेज. तो एक है हमें बाय इंट्यूशन पता है हमारे बारे में, हमें बाय डेमोन्स्ट्रेशन पता है गॉड के बारे में, लेकिन फिर हमें बाय सेंसेशन पता है हमारी बाकी चीज़ों के बारे में. और थ्रू सेंसेशन भी जो हमें नॉलेज मिलती है, अकॉर्डिंग टू लॉक, इतनी वर्दी होती है, वो इतनी रिलायबल होती है कि हम उसको नॉलेज नेम कर सकते हैं.
The limits of knowledge, what then is the extent of our knowledge? Since it is a perception of agreement or disagreement of our ideas, it follows that our knowledge cannot reach further than our ideas. Where ideas are wanting, there can be no knowledge. We are limited to the dull and restricted information received from a few and not very acute ways of perception. But our knowledge is even narrower than our ideas. Not only can we not go beyond what we experience, but we neither have nor ever shall have as extensive a knowledge of our ideas as we desire. तो हमारी knowledge limited है. क्यों लोग ऐसा क्यों बोल रहे कि हमारी knowledge limited है? The reason being, पहली बात, हमारे पास सिर्फ 5 senses हैं. कुछ चीज़ें हैं जो बियॉन्ड सेंसेस एग्जिस्ट करती है, लेकिन हम उसको एक्सपीरियंस नहीं कर सकते क्योंकि हमारे सेंसेस लिमिटेड है. जस्ट एन एग्जाम्पल, जैसे डॉग्स को हम बोलते हैं कई बार सिक्स्थ सेंस होता है उनके पास. ह्यूमन्स डू नॉट हैव दैट सिक्स्थ सेंस. एंड उसके बाद भी जो परसेप्शन के बाद भी हमें नॉलेज मिलती है वो और ज़्यादा लिमिट हो जाती है हमारी अंडरस्टैंडिंग की वजह से. हमारा इग्नोरेंस भी होता है. और हम लोग जितनी हम वी आर एक्सपीरियंसिंग, लेट्स से अगर हम वी आर एक्सपीरियंसिंग 100% ऑफ थिंग्स, वी अंडरस्टैंड नॉट दी 100%, बट लेट्स से ओनली 80% ऑफ दैट. तो हमारा एक्सपीरियंस जो है वो हमारी अंडरस्टैंडिंग में और लिमिट हो जाता है. और ज़रूरी नहीं है हम हर चीज़ जो परसीव करें हम उसको समझ ही लें. आर इग्नोरेंस इज ड्यू इन द फर्स्ट प्लेस टू अ वांट ऑफ आइडियाज़, बीइंग्स मोर परफेक्ट देन आवरसेल्व्स, possessing organs of sense more acute and differently constituted from ours, may have a greater variety of simple ideas than we have. जैसे हमने डॉग्स की बात करी, इट इज सेट कि डॉग्स के पास एक सिक्स्थ सेंस होते हैं. एनिमल्स के पास एक सिक्स्थ सेंस होता है कि समहाउ लेट्स से कि वो अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट कर लेते हैं. दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल. या वोल्केनिक इरप्शन को प्रिडिक्ट कर लेते हैं. सो कुछ क्रीचर्स हो सकते हैं जिनके पास ज़्यादा सिंपल आइडियाज़ हैं. क्यों? क्योंकि उनके पास ज़्यादा सेंसेस हैं. मोर ओवर सम थिंग्स आर टू रिमोट फॉर आवर ऑब्जर्वेशन, अदर्स टू माइन्यूट. देन अगेन वी कैन नॉट डिस्कवर एनी नेसेसरी कनेक्शन बिटवीन मेनी ऑफ आवर आइडियाज़. वी डू नॉट सी what connection there is between the figure, size or motion of the invisible parts of a body and its color, taste or sound. We do not understand the relation between the yellow color, the weight, the malleableness, the fixedness and the fusibility of gold, so that knowing one or two or more of these qualities, we can know that must be there. Given the definition of a triangle, it will follow necessarily that the sum of its angles is equal to 2 right angles. That is a self-evident proposition which is true of everything called a triangle. But from my idea of gold as a yellow metal having a certain weight, I cannot deduce with certainty the fact that it is malleable. Observation tells me that it is malleable, but that all gold is malleable is not a self-evident truth. अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन हमें समझना पड़ेगा. जैसे ही हमने ट्राइंगल की बात करी, हमें ऑलरेडी पता है विदाउट टेस्टिंग इट, हमें उसको टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है. हमें ऑलरेडी ट्राइंगल को देखकर हमें एक सेल्फ एविडेंटली पता है कि इसका सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी 180 डिग्रीज. लेकिन जब हम गोल्ड की बात कर रहे हैं, वी कुड हैव नेवर नोन कि गोल्ड मैल्यूबल है, कि गोल्ड को हम इनटू थिन शीट्स भी, जैसे हम लोग यू नो हाउ वी मेक गोल्ड पेपर एंड सो वी could have never known it by just the definition of gold. क्योंकि गोल्ड की डेफिनेशन में मैल्यूबिलिटी या डक्टेबिलिटी इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन ट्रायंगल की डेफिनेशन में इंक्लूडेड है कि उसका द सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज गोइंग टू बी 2 राइट एंगल्स. ऑब्जर्वेशन हमें बताता है कि गोल्ड मैल्यूबल है. गोल्ड कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स. गोल्ड पेपर कैन बी मेड. जो knowledge that really satisfies me is knowledge of universal evident truths, but there are large areas of experience in what such knowledge seems unobtainable. So this is very contradictory for Locke, क्योंकि being an empiricist वो बात करें self evident truths की, जो उन्हें नहीं करना चाहिए, because self evident truths are what? Rationalism. तो एक limitation हमारी ये भी है कि बहुत सारी नॉलेज जो हमारे पास है वो सेल्फ एविडेंट नहीं है, और यूनिवर्सल सेल्फ एविडेंट ट्रूथ्स के अलावा जो बाकी एरियाज़ की नॉलेज है वो अनऑब्टेनेबल हमें लगती है. अनदर लिमिटेशन ऑफ आर नॉलेज इज अपेरेंट व्हेन वी कंसिडर रियल नॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ आर आइडियाज़ विच इन सम वे अग्री विद द रियलिटीज ऑफ थिंग्स. ऑल सिंपल आइडियाज़ रिप्रेजेंट थिंग्स आउटसाइड बिकॉज दे मस्ट नेसेसरीली बी द प्रोडक्ट ऑफ थिंग्स ऑपरेटिंग ऑन द माइंड. We know that there are bodies outside which arouse in us the sensation white, though we may not know what it is that produces the sensation in question and how it is done. Yet we do know that something does it. But our complex ideas, though they too for the most part give us knowledge, are not intended to be copies of anything, nor referred to the existence of anything as originals. They are patterns or archetypes of the mind's own making. The mind of its own free choice combines idea without considering any connection they may have in nature. Such systems of complex ideas framed
by the mind give a certain knowledge, such as we have in mathematics. The mathematician forms an idea of a triangle or a circle. These are ideas in his mind made by himself. The propositions which he deduces logically from these definitions are true and certain. If there is such a thing as a triangle, these propositions are bound to be true of it wherever it exists. But that a real or actual triangle exists in nature cannot be established by such ideas. इससे triangle की जो knowledge है, this is a complex idea जो कि हमारे mind ने कहीं ना कहीं मेकअप करी. This is universal, this is self-evident, but we do not find a triangle in nature. तो मैथमेटिकल नॉलेज जितनी भी होती है, these are universal, these are self-evident, but these are made up by our mind. The case of our complex ideas or substances, however, is different. हमने अभी तक सिर्फ मोड्स की, हमने आइडियाज़ की बात करी, अब हम बात कर रहे हैं सब्सटेंसेस की. जो आइडियाज़ हमारे सब्सटेंसेस के हैं, दे आर कॉपीज़, दे आर सपोज टू बी कॉपीज़ ऑफ आर्केटाइप्स टू विच द आइडियाज़ रेफर. इफ द क्वालिटीज़ वी पुट टुगेदर इन आर आइडियाज़ ऑफ सब्सटेंस coexist in nature. If, for example, there is something in nature having the qualities yellow, malleable, fusible, fixed, then the idea of the substance is the object of real knowledge. And we may say whatever simple ideas have been found to coexist in any substance may, with confidence, be joined together again. But it is to be noted that we can make no universal propositions concerning substances because we do not see any necessary connection between the ideas put together. Experience tells us that certain qualities coexist in an unknown bearer or substratum, but we cannot discover the dependence of these qualities on one another, and we cannot infer from the qualities we observe going together what other qualities must go with them. तो एक गोल्ड के बारे में जब हम बात करें, just because gold is malleable, हम नहीं बोल सकते कि गोल्ड डक्टाइल भी होगा. बिकॉज देर आर मेटल्स जो मैल्यूबल है लेकिन वो डक्टाइल नहीं है, जैसे मेटल्स है जो डक्टाइल है और मैल्यूबल नहीं है. जस्ट टू बी क्लियर, मैल्यूबिलिटी मीन्स कि जब हम उसको पतले पतले पेपर या शीट्स में बीट कर सकें, और डक्टिबिलिटी मीन्स मतलब जब हम उसको वायर्स के फॉर्म में बीट कर सकें या पुट कर सकें. तो अब यहाँ पर क्या है, हमें आइडियाज़ के बीच में एक नेसेसरी कनेक्शन नहीं दिख रहा है. हम इस कनेक्शन को इस्टेब्लिश कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सपीरियंस. हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि क्या हम इसको वायर में बीट कर सकते हैं. अगर कर सकते हैं मतलब कहीं ना कहीं ये डक्टाइल है. Experience tells us that certain qualities coexist in an unknown bearer or substratum, but we cannot discover the dependence of these qualities on one another, and we cannot infer from the qualities we observe going together what other qualities must go with them. There is not a single general information about gold that we can know to be certainly true in the sense of being absolutely self-evident. If we could discover a necessary connection between malleableness and the density of gold, we might make a certain universal proposition in this respect and say all gold is malleable. अब यहाँ पे हमारी अंडरस्टैंडिंग में जब हम बात करते हैं कि गोल्ड और मैल्यूबिलिटी का कोई नेसेसरी कनेक्शन नहीं है, ये हम इसलिए नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि अभी तक हमने इसको एक यूनिवर्सल ट्रूथ की तरह इस्टेब्लिश कर दिया है. जैसे जब हम बोल रहे हैं कि ऑल क्रोज आर ब्लैक. Now this is not a necessary connection between a crow and its color. हुआ क्या है, हमने अभी तक जितने भी क्रोज को देखा है उन सभी क्रोज का कलर ब्लैक है. बट ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, बिकॉज हो सकता है कि वर्ल्ड में कोई एक ऐसा क्रो है जिसको हमने नहीं देखा है और वो क्रो वाइट कलर का है या वो क्रो येलो कलर का है. तो यही बात की जा रही है. हमें इस आइडिया को समझने में प्रॉब्लम इसलिए हो सकती है क्योंकि आज तक हमने कोई ऐसा गोल्ड देखा नहीं है जो मैल्यूएबल नहीं है. जितना भी हमें गोल्ड मिला है वो सारा गोल्ड मैल्यूएबल है. तो हमने कहीं ना कहीं हमारे माइंड ने एक नेसेसरी कनेक्शन इस्टेब्लिश कर दिया है, बट एक्चुअली में नेसेसरी कनेक्शन नहीं है. इट इज़ जस्ट दैट अभी तक हमने जितना गोल्ड देखा है वो पूरा मैल्यूएबल है. अभी तक हमने जितने क्रोस देखे हैं वो सारे ब्लैक हैं, लेकिन क्रोस और उनके कलर, उसके ब्लैक कलर का कोई नेसेसरी कनेक्शन नहीं है. इट्स जस्ट दैट हमने जितने क्रोस देखे वो ब्लैक कलर के निकल गए. सो वी आर सेइंग दैट ऑल क्रोज आर ब्लैक, बट एक्चुअली दिस इज़ नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट. अगर हम लॉजिकली देखें तो दिस इज़ नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट, बिकॉज अभी तक हमने सारे क्रोज देखे ही नहीं है. वी डोंट नो पास्ट में क्रोज कैसे एग्जिस्ट करते थे, वी डोंट नो फ्यूचर में क्रोज कैसे एग्जिस्ट करेंगे. द ट्रूथ ऑफ द प्रोपोजिशन would then be as certain as the truth. The sum of the angles of a triangle is equal to 2 right angles. अब ये जो हम बात कर रहे हैं कि एक ट्राइंगल के इंटरनल एंगल्स का सम हमेशा 2 राइट एंगल्स होगा, दिस इज़ अ नेसेसरी प्रोपोजिशन. ये ट्राइंगल की डेफिनेशन है. द मोमेंट 180 डिग्री से ट्राइंगल का सम, इंटरनल एंगल्स का सम 181 डिग्रीज हो गया, वो ट्राइंगल एग्जिस्ट करना बंद कर देगा. सपोजिटली क्रो का कलर कल से ब्लैक से चेंज होके, मान लो एक क्रो हमें मिल गया जैसे किसी लेट्स से डिजीज़ के कारण उसका कलर वाइट हो गया. वी विल नॉट स्टॉप सेइंग इट इज़ अ क्रो. हम ये नहीं बोलेंगे कि ये क्रो नहीं है. वी विल जस्ट से कि ये एक रेयर कंडीशन है जहाँ पर इस क्रो का कलर ब्लैक ना होके वाइट है.
लेकिन हम फिर भी उसको क्रो रेफ़र करेंगे। लेकिन अगर हमने ये देखा कि एक ट्रायंगल है जिसके इंटरनल एंगल्स का सम 180 नहीं 179 डिग्रीज़ है, वी विल नॉट से दैट दिस इज़ अ ट्रायंगल. Whence the substances in nature, sorry, there is another difficulty in the case of substances which complicates the problem. The substances in nature are not independent isolated things. Their qualities depend for the most part on many unobservable conditions in nature. Whence the forces come that keep all these curious machines in motion and repair, how they are conveyed and modified is beyond our perception and appreciation. To understand them right, therefore, we must understand the universe as a whole, but we cannot even discover the size, figure, and texture of their minute and active parts, much less the different motions and impulses produced in them by the action of other bodies. Hence, we do not know what changes the primary qualities of one body regularly produce in the primary qualities of another, nor how they are produced. हम primary qualities के बारे में नहीं समझ सकते कि वो कैसे change हो रही है, कैसे produce हो रही है. We do not know what primary qualities of a body produce, such as sensations or ideas in us. We do not perceive the necessary connection between these primary qualities and their effects. Universal certainty is unattainable in this area of knowledge, and we must content ourselves with probability. As to a perfect science of natural bodies, we are so far from being capable of any such thing that it is lost labor to seek after it. Absolute certainty of a general sort is therefore never to be found except in the agreement and disagreement of our ideas. It is the contemplation of our own abstract ideas that alone is able to afford us general knowledge. We have no self-evident propositions as to real existence except in the case of God and ourselves, and can build no science of existential truths. तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा हमारे सेल्फ एविडेंट ट्रूथ्स क्या है हमारे बारे में, एंड गॉड के एग्जिस्टेंस के बारे में. तो लॉक भी गॉड के एग्जिस्टेंस को, दैट मीन्स ही इज़ नॉट एन एथीस्ट, ही इज़ अ थीस्ट. मोस्ट ऑफ द प्रोपोजिशंस भी, और अभी तक हमने देखा डेकार्ट वाज अ थीस्ट, लाइबनीज वाज अ थीस्ट, स्पिनोजा वाज ओके या बट ही वाज अ पैनथीस्ट. स्पिनोजा की बात करें, ही वाज अ पैनथीस्ट बिकॉज अकॉर्डिंग टू एवरीथिंग इज गॉड एंड गॉड इज इन एवरीथिंग. एंड Descartes was a theist. He also believed in the idea of God, and Descartes के लिए substance God ही था. So Locke भी theist है. Most of the propositions we reason and discourse about and act upon are such that we cannot have certain knowledge of their truth, yet some of them border so closely upon certainty that we have no doubt at all about them but assent to them firmly. ये वही चीज़ रिपीट हो रही है जो हमने पहले डिस्कस करी है कि हम हमारे बारे में कम्प्लीटली श्योर है, हमें हमारे बारे में और गॉड के बारे में ऑलरेडी पता है, लेकिन कुछ नॉलेज अब हमें इंट्यूशन से नहीं पता है, डेमोन्स्ट्रेशन से नहीं पता है, लेकिन वो इतनी हम उसके बारे उस नॉलेज के बारे में इतने श्योर है कि हमें पता है दिस इज़ करेक्ट. There are different degrees of probability of statements of fact depending upon their conformity with our own experience and the testimony of others' experience. The bare testimony of revelation, however, Locke regards as the highest certainty. Our assent to it is faith. Faith is a settled and certain principle of assent and assurance and leaves no room for doubt or hesitation. But we must be sure that it is a divine revelation. Consequently, our assent can be rationally no higher than the evidence of its being a revelation. No proposition can be received for divine revelation if it be contradictory to our clear intuitive knowledge. Faith can never convince us of anything that contradicts our knowledge. There can be no evidence that any traditional revelation in the words in which we receive in and in the sense in which we understand it is of divine origin. Truths of revelation are never as clear and certain as the principles of reason, but things which are beyond the discovery of our natural faculties and above reason or when reveal the proper matter of faith. Thus the belief that the death shall rise and live again is purely a matter of faith with which reason has nothing to do directly. Now this section is not really important, but okay. I mean the section that we have read about reason and faith and all of that. Now let's come to metaphysics. कि लॉक के लिए metaphysics क्या है. हमने नॉलेज की ओरिजिन देखी, वैलिडिटी देखी, लिमिटेशन देखा. अब हम देखते हैं कि लॉक के लिए मेटाफिजिक्स क्या है, यूनिवर्स का स्ट्रक्चर क्या है. ही डिड नॉट वर्क आउट अ कंप्लीट थ्योरी ऑफ रियलिटी इन अ सेपरेट बुक. His theory of knowledge is developed in his essay Rest on Metaphysical Propositions, which may readily be discovered. In spite of the restrictions which he places upon knowledge and of his frequent skeptical misgivings, he adopts with variations a metaphysical position in substantial agreement with that which Descartes had organized into a system. The world is composed of substances, of supports or bearers of powers, qualities, and actions in which the latter inhere and from which they flow. Substances, the grounds and causes of qualities and acts, are of two kinds, bodies and souls. हम क्या देख रहे हैं कि लॉक के लिए दो सब्सटेंसेस एग्जिस्ट करते हैं, एक है बॉडी, एक है सोल, यानी कि मटेरियल सब्सटेंस और स्पिरिचुअल सब्सटेंस. सब्सटेंसेस क्या होते हैं,
वो सबस्ट्रैटम जिसके अंदर क्वालिटीज़ एग्जिस्ट करती है. इट इज़ ओनली विद द हेल्प ऑफ सब्सटेंस जिससे हमें क्वालिटीज़ के बारे में पता चलता है. एक बॉडी एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके एट्रीब्यूट्स जो है वो एक्सटेंशन, सॉलिडिटी, इनपेनेट्रेबिलिटी एंड मोबिलिटी और द पावर ऑफ बीइंग मूव्ड. जितने मटीरियल सब्सटेंसेस होते हैं वो सारे एक्सटेंड करते हैं स्पेस में, सॉलिड होते हैं, इम्पेनेट्रेबल होते हैं, हम पेनिट्रेट नहीं कर सकते हैं उसमें उसके थ्रू, एंड देन मोबिलिटी, उसको मूव कर सकते हैं. दीज आर इट्स प्राइमरी क्वालिटीज़. तो एक सब्सटेंस की बॉडी विच इज़ अ मटीरियल सब्सटेंस, उसकी प्राइमरी क्वालिटीज़ क्या होती है? एक्सटेंशन, सॉलिडिटी, इम्पेनेट्रेबिलिटी, मोबिलिटी. Hence there can be a vacuum, pure space without a body. The fact that we can conceive space without solidity and motion proves the existence of vacuum. तो लॉक के लिए वैक्यूम एग्जिस्ट करता है, क्योंकि लॉक के लिए वैक्यूम क्या है? कोई ऐसी चीज़ इसके अंदर सॉलिडिटी नहीं है, एक्सटेंशन नहीं है, मोबिलिटी नहीं है, वो वैक्यूम हो गया. Besides material substances, there exist spiritual substances as souls. The soul is a real being. Its qualities are thinking or the power of perception, and will or the power of setting the body in motion. सोल क्या होता है? सोल के अंदर दो पावर होती है, एक परसेप्शन की और एक इम्पार्टिंग मोशन की. इम्पार्टिंग मोशन मतलब वो दूसरी चीज़ों को मूव करवा सकता है. ये क्वालिटीज़ जो है वो हमें थ्रू रिफ्लेक्शन पता चलती है. मटीरियल सब्सटेंस की क्वालिटीज़ हमें सेंसेशन के थ्रू पता चलती है, सोल्स की क्वालिटीज़ हमें रिफ्लेक्शन के थ्रू पता चलती है. थिंकिंग हाउएवर इज़ नॉट द एसेंस बट द एक्शन ऑफ द सोल. थिंकिंग जो है वो सोल का एसेंस नहीं है. और ये किसको कॉन्ट्रडिक्ट करा है? दिस इज कॉन्ट्रडिक्टिंग डेकार्ट, बिकॉज डेकार्ट के लिए क्या है? आई थिंक देयरफॉर आई एम, कॉजिटो एर्गो सम. तो डेकार्ट के लिए द एसेंस ऑफ सोल इज़ थिंकिंग, बट लॉक उसको कॉन्ट्रडिक्ट करके बोला कि थिंकिंग जो है वो सोल का एसेंस नहीं है, सोल का एक्शन है, सोल का एक काम है थिंकिंग. द सोल इज़ एन इममटीरियल और स्पिरिचुअल सब्सटेंस एनालॉगस टू कॉर्पोरियल सब्सटेंस, यानी कि कॉर्पोरियल इज़ व्हाट? बॉडी. I frame the idea of a bodily substance by putting together the certain corporeal qualities and supposing, a support for them. I form an idea of soul substance by reflecting upon the operations of my mind, such as thinking, understanding, willing, knowing, and the power of beginning motion, and joining these to a support or bearer. It is absurd to say that there is no spirit, because we have no clear and distinct idea of the substance of a spirit, as it would be to deny the existence of body, because we have no clear and distinct ideas of matter as a substance or bearer of qualities. It explains then that the idea of corporeal substance in matter is as remote from our conceptions and apprehensions as that of spiritual substance or spirit, and therefore from our not having any notion of the substance or spirit, we can no more conclude its non-existence than we can for the same reason deny the existence of body. Indeed, if anything, I know more certainly that there is a spiritual being within me that sees and hears, and there is some corporeal being outside me. तो with certainty हमें पता है कि हमारे अंदर एक सोल एग्जिस्ट करती है और इस सोल को कवर कर रहा है एक बॉडी. Moreover, incogitative matter and motion could never produce thought. Okay, because incogitative is what? जिसके पास cognition नहीं है, body. It doesn't have the power of cognition, और इसी वजह से it cannot think, it cannot produce any thoughts. It is impossible to conceive that matter either with or without motion could in and of itself have sensation, perception and knowledge. प्योर स्पिरिट और गॉड इज़ एक्टिव ओनली, मैटर इज़ पैसिव ओनली. स्पिरिट जो होता है, गॉड जो होती है वो एक्टिव होती है, मैटर जो है वो पैसिव होती है. इट डज़ नॉट मूव, इट डज़ नॉट डू एनी एक्शन, बट मैन सोल इज़ बोथ एक्टिव एंड पैसिव. प्योर स्पिरिट या गॉड सिर्फ एक्टिव है, मैटर सिर्फ पैसिव है. ह्यूमन की सोल पैसिव भी है, एक्टिव भी है. वो बॉडी को मूव कर सकता है, दूसरी बॉडीज़ या मटीरियल सब्सटेंसेस को, एंड इट इज़ पैसिव इन रिलेशन टू द बॉडीज़ आउटसाइड विच प्रोड्यूस चेंजेस इन द सोल. इंडीड ऑल आर आइडियाज़ आर ड्यू टू द एक्शन ऑफ द बॉडी ऑन द माइंड. सो जितने भी हमारे ऑल आर आइडियाज़ आर वॉट? ड्यू टू द एक्शन ऑफ द बॉडी ऑन द माइंड. तो एक पैसिविटी भी आ जाती है. क्यों? क्योंकि बॉडीज़ जो एक्शन कर रही है वो हमारे माइंड पे क्या इम्प्रिंट डाल रही है. दैट इज़ हाउ इट इज़ पैसिव ऑल्सो, एंड इट इज़ एक्टिव क्योंकि वो दूसरे ऑब्जेक्ट्स को मूव कर सकती है. दिस इज़ द थ्योरी ऑफ इंटरएक्शन. इट इज़ ट्रू, वी डू नॉट नो हाउ दिस इज़ डन. But we do know, but neither do we know how one body moves another. Indeed, we have a much clearer idea of the active power of moving in spirit than in body. A thinking thing is more easily conceived than an extended thing. Mind and body exist as real beings and interact. Besides, act on mind and produce sensation of color, sound, and solidity extension.
नाउ देर इज़ अनदर थिंग दैट ये ऑफकोर्स आपने अगर डेकार्ट वाला वीडियो ऑलरेडी देखा है तो यू कैन एब्सोल्युटली से, क्योंकि डेकार्ट भी इंटरैक्शनिज्म की बात करते हैं, डेकार्ट बात करते हैं थ्रू पीनियल ग्लैंड इंटरैक्शनिज्म होता है. सो दिस इज़ वेरी मच सेम कि लॉक ने डेकार्ट का ही मेटाफिजिक्स को कहीं ना कहीं अडॉप्ट किया है विथ माइनर चेंजेस बीइंग मेड. तो सेकेंडरी हमने माइंड एंड बॉडी की बात करी है, बॉडी माइंड के ऊपर एक्ट करती है, प्रोड्यूस करती है सेंसेशंस को. सेकेंडरी क्वालिटीज़ जो है वो बिल्कुल कंफर्म नहीं करती है रियलिटी के साथ, लेकिन प्राइमरी क्वालिटीज़ हमेशा रियलिटी के साथ कंफर्म करेगी. सेकेंडरी क्वालिटीज़ में कुछ चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है. एंड जैसे कि हो सकता है हम डिफरेंट डिग्रीज ऑफ स्मेल, टेस्ट एक्सपीरियंस करते हैं. द सेकेंडरी क्वालिटीज़ नॉट फेथफुली रिप्रेजेंट द रियलिटी आउटसाइड. एंड so this is basically a repetition of what we have studied in Descartes. According to Descartes, metaphysics is. Locke here encounters a fundamental difficulty for his philosophy, the conflict of the theory of mechanism with the apparent facts of experience. If motion can produce nothing but motion, how can it produce states of consciousness in us? To meet this difficulty, Locke tells us that God has annexed those apparent effects of motion which we cannot conceive motion to have produced. In adopting this position, he has relapsed into occasionalism. Occasionalism मतलब क्या हुआ? Occasionalism मतलब उन्होंने गॉड की हेल्प से एक अनएक्सप्लेन्ड थ्योरी को एक्सप्लेन कर दी, एक अनएक्सप्लेन चीज़ को एक्सप्लेन कर दी. बात कर रहे कि सोल्स के पास क्या पावर है? मोशन की, बॉडीज़ को मूव करने की. लेकिन हमारे पास, हमारे सोल में तो कॉन्शियसनेस भी है. तो हाउ कैन सोल प्रोड्यूस कॉन्शियसनेस? और अगर सोल हैज़ मोशन एंड इट कैन प्रोड्यूस मोशन इन अदर बॉडीज़, एंड इफ सोल ऑल्सो हैज़ कॉन्शियसनेस, हाउ कैन इट नॉट प्रोड्यूस कॉन्शियसनेस इन अदर बॉडीज़? अगर हमारे अंदर मोशन है, हम दूसरी बॉडीज़ में मोशन प्रोड्यूस कर सकते हैं, और हमारे अंदर कॉन्शियसनेस भी है, तो फिर हम दूसरी बॉडीज़ में कॉन्शियसनेस क्यों नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं? तो यहाँ पे लॉक ने यूज़ किया ओकेजनलिज्म का, मतलब कि उन्होंने गॉड के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया है, एक गैप को फिल कर दिया है कि इट इज़ गॉड जिसने बाकी चीज़ों को एनेक्स किया, प्रोड्यूस किया, लाइक अ फर्स्ट कॉजर. He is likewise confronted with the equally difficult problem of explaining how mind can start a motion, how the will can cause an act to take place, but he brushes aside both these difficulties by declaring that to understand how motion produces sensation or volition, motion is no more baffling than to understand how one motion produces another motion. Experience assesses every moment that the thing is done. तो of course this is not very clear कि कैसे एक motion जो है वो दूसरे motion को produce कर रहा है. And Locke was not very clearly able to also explain this phenomena, and इसीलिए through occasionalism only he explained how that thing is getting done. Locke has occasional misgivings not only concerning the problem of interaction but also on the question of the immaterial nature of the soul. अब क्योंकि Locke is also saying that soul कैसी है? Soul is immaterial. It is not made up of matter या corporeal things, and that is how. So this is another question that is levied against Locke. How do you explain, you know, सोल? तो हमने देखा कि लॉक ने एक जगह तो ओकेजनलिज्म बता दिया. ओकेजनलिज्म इज़ व्हाट? गॉड. मतलब यू नो हाउ दे आर पुटिंग थिंग्स ऑन गॉड अबाउट इट. सो his general position seems to be that mental processes cannot be the action of bare insensate matter, that there could be no sensation without an immaterial thinking being, and there is within man a spiritual being that sees and hears. At the same time, he is sometimes in doubt about the nature of this being that thinks in each of us. Perhaps it is material, perhaps a material being is capable of thinking. Since we do not know the real nature of any substance, how can we be sure that solid material beings are incapable of thinking and the thinking beings are not extended? ये एक और question है. How can you say that material things cannot think? Perhaps we shall never know whether or not any material things. We do not know wherein thinking consists, nor do what sort of substances God may have been pleased to give that. तो हमने देखा कि ये कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ इनकन्सिस्टेंसीज है लॉक के सिस्टम में. Beneath these we discern the outlines of his metaphysics. His theory remains in the main dualistic. There are two substances, material and the mental, incogitative and cogitative. डेकार्ट की जैसी है ये. और ये सिर्फ सॉलिडिटी और impenetrability भी एक चीज़ ऐड कर देता है. impenetrability मतलब कि let's say there is something, अब जैसे if you let's say have a bottle, you cannot move your hand through the bottle. जैसे यू नो बॉटल के आर पार हम नहीं हमारा हाथ कर सकते. दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पेनेट्रेबिलिटी मीन्स. एंड इसेंशियल एट्रीब्यूट ऑफ बॉडी लॉक के लिए क्या है? इम्पेनेट्रेबिलिटी. डेकार्ट के लिए क्या है? एक्सटेंशन, की वो स्पेस में एक्सटेंडेड है. डेकार्ट के जैसे ही वो सिर्फ कॉर्पस्कुलरियन हाइपोथेसिस को बेस्ट एक्सप्लेनेशन के थ्रू करते हैं द फैक्ट्स.
कि कैसे मैटर में कॉर्पस्क्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि मैटर के एक्टिव पार्ट्स हैं, बट वी हैव नो डिस्टिंक्ट प्रिसाइज आइडिया ऑफ देयर प्राइमरी क्वालिटीज़, कि उसके थ्रू उनकी एक्टिव क्वालिटीज़ के थ्रू हमें सेकेंडरी क्वालिटीज़ का होता है, लेकिन प्राइमरी क्वालिटीज़ के बारे में वी डोंट हैव अ प्रॉपर कंप्लीट आइडिया. नो वन हैज़ एवर प्रिटेंडेड टू परसीव देयर डिस्टिंक्ट bulk, figure or motion. No one understands the tie that binds them together. If we could discuss the figure, size, texture and motion of the minute constituent parts of any two bodies, we should know how they would operate one upon another. As in geometry, we know the properties of a square or triangle from its geometrical structure. We do not know these things. We do not know what bonds holds these corpuscles together, what content makes them stick together so firmly. We do not know how one moves the other, how motion is transferred from one to another. Consequently, this corpuscular hypothesis advances our knowledge of corporeal substances very little, so long as we do not see the necessary connection between the qualities and powers of bodies. Our knowledge remains scant. Here, there is no science. And also Locke की जो theory है, what Locke no doubt envisaged, however vaguely, was a science similar to modern physical chemistry, in which the chemical properties, though not strictly deducible from the physical, are explained and interpreted by reference to the latter. It is interesting जो हम corpuscles की बात कर रहे हैं कि how कुछ active parts होते हैं matter के अंदर जो कि science भी through chemistry explain करने की कोशिश कर रहे हैं. Locke का जो corpuscular theory of matter है वो भी कोई एक ultimate indivisible particle के लिए बारे में बात नहीं करता है कि हम एक ultimate part of matter में पहुँच गए. Matter according to them is always divisible. Besides the two substances, body and mind, there is another spiritual substance, God. We have no innate idea of God, but we may, by the right use of our natural abilities, attain a knowledge of Him. It is as certain that there is a God as that the opposite angles formed by the intersection of two straight lines are equal. We form the idea of God by taking the ideas which we derive from experience of existence and duration, knowledge and power, pleasure and happiness, etc., and enlarging each of these to an infinite degree. तो सिंपल मतलब ये सिंपल ही चल रहा है कि हमने सारे हमारी इन आइडियाज़ को, प्लेजर को, पावर को, नॉलेज को, और इसके ऊपर इनफाइनाइट डिग्री लगा दी तो हमारे पास गॉड, आइडिया ऑफ गॉड आ गया. और फिर फाइनली इन सभी आइडियाज़ को भी कंबाइन करते हैं तो आइडिया ऑफ गॉड आ गया. दैट्स लॉक एक्सप्लेन्स द जेनेसिस ऑफ द आइडिया ऑफ गॉड, बट ही डज नॉट क्लेम टू नो गॉड्स रियल एसेंस. लॉक्स अकाउंट ऑफ द ओरिजिन ऑफ द आइडिया ऑफ गॉड, लाइक हिज थ्योरी ऑफ ऑल अदर आइडियाज ऑफ सेंस और रिफ्लेक्शन, और बोथ रिमेन्स obstinately empirical and nominalistic. In this aspect of his philosophy, he makes no concessions to rationalism and the realism or universals. Locke offers the usual, casual and teleological proofs of God's existence. Man knows with certainty that he himself is a teleological proof जो है वो purpose के ऊपर based होता है कि God का existence ज़रूरी, क्योंकि God की existence का एक purpose है. And this is something जो कि हम लोग proof for existence of God में बात करेंगे जब हम philosophy of religion पढ़ेंगे. He also knows that the bare nothing cannot produce real being. Hence, if there is real being and man knows that he is a real being, there must have been something to produce him. Moreover, that which owes its being and beginning to another being must derive everything it has from the being that made it. The eternal source of all being then must be the source and origin of all power. Hence, it must be all powerful, and for the same reason, it must be all intelligent. Unthinking matter cannot produce a thinking being. Howsoever we may conceive God, we cannot conceive him as material. God को spiritual ही बोला है Locke ने. If God has made the knowing beings, he also made the less excellent pieces of this universe. तो गॉड का पर्पस क्या है एक तरीके से कि गॉड इज़ द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग. If it be asked how we can conceive God as making something out of nothing, Locke replies that we can as little conceive how thought can produce motion, and yet we cannot deny that it does. तो this is something Locke का explanation कैसे हो रहा है कि you cannot really explain कि कैसे produce हो रहा है, but हो रहा है, that much we know. Now ethics, this is not really a part for the included in the optional subject अगर हम Locke की theory में देखें, but I think for other papers it will be helpful. So I am covering ethics here. In harmony with this general philosophical empiricism, Locke offers an empirical theory of ethics which ends by being egoistic hedonism. Egoistic hedonism. Now we need to break this term to understand it, what it actually means. अब बात सबसे पहले let us start with hedonism. What is hedonism? Hedonism का मतलब एक तरह से होता है happiness. Okay, so we have hedonism. बात करते हैं हम, Greek philosophers भी hedonism की बात करते हैं, Aristotle hedonism की बात करते हैं. So hedonism is what is happiness एक तरह से. Now egoistic hedonism, ego is somewhere or in some way or the other is related to the individual. तो egoistic hedonism का मतलब है कि individual happiness की बात की जा रही है. Okay, the individual happiness, or there are no innate practical or moral truths any more than there are innate theoretical truths. We make moral judgments without having rules written on our hearts. Locke की जो ethics है
वो अगेन क्या है, कुछ लोगों के लिए मोरालिटी मतलब देर आर अदर थ्योरीज जिसके लिए मोरालिटी इज़ यू नो समथिंग जो कि इनेट है, यूनिवर्सल होती है, बट अकॉर्डिंग टू लॉक नो, हम हमारी मोरालिटी को खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं. Men attain knowledge of moral rules and are convinced of their obligations to conform to them in the same way in which they come to know other things, namely by experience. Moreover, men learn such rules through their education, environment, and customs of their country. We instill into the minds of children those moral doctrines which we would have them retain and profess, and our children, when they grow up, find these truths present in their consciences and are able to recall how they were originally instilled, regard them as imprinted by God and nature. तो हम बोलते हैं कि ये मोरालिटी है, ये भगवान ने बोला, ये नेचर ऐसा ही है, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है. इन कस्टम्स को सिखाया जाता है. Okay, conscience is nothing but our opinion of the rightness and wrongness of our own actions in the light of such acquired moral knowledge. And if conscience be a proof of innate principles, contraries may be innate principles, since some men with the same bent of conscience prosecute what others avoid. The question now arises, how did such moral laws originally come to be established? How has the knowledge of right and wrong been acquired? Pleasure and pain are the great teachers of morality according to Locke. तो Locke क्योंकि egoistic hedonism की बात करता है, तो for Locke somewhere what is moral is जो कि हमें pleasure provide कर रहा है और जो pain provide कर रहा है that is immoral. तो लॉक के लिए मोरालिटी इमोरालिटी जो है वो प्लेजर और पेन से एसोसिएटेड है. नेचर हैज़ प्लेस्ड इन मैन अ डिज़ायर फॉर हैप्पीनेस एंड एन अवर्जन टू मिजरी, एंड दीज आर नेचुरल टेंडेंसीज फॉर प्रैक्टिकल प्रिंसिपल्स विच इन्फ्लुएंस ऑल आर एक्शंस. जो चीज़ें हमें प्लेजर देती हैं हम वही करते हैं, जो पेन देती है हम उसको अवॉइड करते हैं. तो हमारे एक्शंस भी कहीं ना कहीं इसी से अलाइंड होते हैं. वी कॉल दैट गुड विच इज़ एप्ट टू कॉज प्लेजर एंड एज एन ईविल दैट विच एप्ट टू कॉज पेन. एवरीवेयर कॉन्स्टेंटली परस्यूज हैप्पीनेस एंड डिज़ायर्स वट एवर कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इट. Happiness in its fullest extent is the utmost pleasure we are capable of, and misery the utmost pain. Now, certain modes of conduct produce public happiness and preserve society and also benefit the agent himself. God has joined virtue and public happiness together and made the practice of virtue necessary to society. क्योंकि कुछ ऐसी virtuous चीज़ें होती है जो हमें भी खुशी देती है, दूसरों को भी खुशी देती है, और इसलिए उसको एक नेसेसिटी बना दिया गया है कि ये सोसाइटी के लिए ज़रूरी है ताकि सबको खुशी मिल सके. Men discover these forms of virtuous behavior and embody them in rules of practice. Everyone reaps advantage to himself from the observance of the moral rules and therefore recommends them. It would be futile for one intelligent being to prescribe a rule for the actions of another if he did not have the power to reward obedience and punish disobedience by some good or evil that is not the natural consequence of the act itself. There would be no need of a law if the natural consequences of actions had sufficient motive force to induce them. The laws of society determine the wills of men by rewards and punishments. Pleasure and pain are enforced by the will and power of a lawgiver. There are three sorts of law: divine law, civil law, and the law of opinion or reputation. Divine law क्या है? The law of God. कि एक तरह से law God कि ये हम उनको कंफर्म करते हैं. सिविल लॉ इज़ व्हाट, जैसे हम कोर्ट्स वगैरह जो हमारे ऊपर गवर्नमेंट जो हमारे ऊपर इम्पोज करती है. एंड देन लॉ ऑफ रेपुटेशन मतलब एक तरह से सोसाइटी का लॉ विच इज़ नॉट रियली प्रिस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन और समवेयर. उससे आपको कोई लीगल पनिशमेंट नहीं मिलेगी, लेकिन सोसाइटी आपको एक तरह से उसको शन कर देगी. So the divine law is the law which God has set for the guidance promulgated to them by the light of nature or the voice of revelation. रेवलेशन के थ्रू हमें पता चलती है जैसे हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं, बाइबल हो गया, ये सब हो गया, या नेचर के थ्रू हमें पता चल रही है. फिर उसके बाद हमारे पास सिविल लॉ है. हाँ, डिवाइन लॉ इज़ गॉड हैज़ अ पावर टू इन्फोर्स दिस लॉ बाय रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स ऑफ इनफाइनाइट वेट एंड ड्यूरेशन इन अदर लाइफ, कि इसकी पनिशमेंट हमें इस लाइफ में भी मिल सकती है, दूसरी लाइफ में भी मिल सकती है. डिवाइन लॉ क्या है? बेसिस ऑफ ड्यूटीज़ एंड सिंस. सिविल लॉ इज़ द रूल सेट बाय कॉमनवेल्थ accompanied by legal rewards and punishments. अब सिविल लॉ ब्रेक करते हैं, हम उसकी लीगल पनिशमेंट मिलती है, जेल जाना पड़ता है, फाइन देना पड़ता है, ऑल ऑफ दोज थिंग्स. इट इज़ द बेसिस ऑफ द नोशंस ऑफ क्राइम एंड इनोसेंस. तो ड्यूटीज़ एंड सिंस डिवाइन लॉ, क्राइम एंड इनोसेंस सिविल लॉ. बट द ग्रेट मेजॉरिटी ऑफ men govern themselves chiefly not solely by the law of fashion और प्राइवेट सेंशर. तो हम इतना ज़्यादा सिविल लॉ, इतना ज़्यादा डिवाइन लॉ से नहीं, बट हम ज़्यादा सोसाइटल लॉ को कन्फर्म करते हैं. कमेंडेशन, डिसग्रेस आर स्ट्रॉन्ग मोटिव्स कॉजिंग men to accommodate themselves to the society. सोसाइटीज़ को कन्फर्म करने की हम लोग कोशिश करते हैं, सोसाइटल रूल्स को हम लोग सोसाइटी में फिट करने की अपने आप को फिट कोशिश करते हैं. वर्चुअस एवरीवेयर दो थॉट praiseworthy and nothing which lacks public esteem is called virtuous. Men compare their actions with these laws or rules according to their agreement or discovery and within them call them good or evil. तो good or evil हमारे लिए duties and sin is what? Divine law. Crime and innocence is what? Civil law. Good and evil are what? Societal law या फिर
private law. The true sensation of virtue, however, is the will of God, and the will and law of God constitute the only ultimate touchstones of morality. In the main, virtues and vices are everywhere the same and correspond with the unchangeable rule of right and wrong established by the law of God. Obedience to the laws of God secures and advances the general good of mankind, and hence no rational human beings caring for their own interest could fail to commend the right and blame the wrong. Locke's ethics is the old Greek hedonistic interpretation of morality, supplemented and reinforced by a narrow conception of Christian theology. Virtue is nothing else but doing good of either or oneself or others. The most lasting pleasures in life consist in health, reputation, knowledge, doing in good, and the expectation of an eternal and incomprehensible happiness in other. तो लॉक के लिए मोरालिटी वर्च्यू किसके ऊपर बेस्ड है? कहीं ना कहीं हैप्पीनेस के ऊपर ही बेस्ड है. वो हेडोनिस्टिक प्रिंसिपल जो है वो कहीं ना कहीं ग्रीक फिलोसोफर्स से ही हमें निकल के आता है. Locke's ethics is Locke shows how we may derive our moral knowledge from experience. He believes that we may also reach it by reasoning from certain first principles, that is by demonstration. Moral truth like mathematical truth is capable of demonstration. Mathematical truth को जैसे हम demonstrate कर सकते हैं, हम लोग ऐसे ही moral truths को भी demonstrate कर सकते हैं. The idea of a supreme being, infinite in power, goodness and wisdom, whose work we are okay. So Locke recognizes three modes of moral knowledge. We have an empirical knowledge of right and wrong, a demonstrative knowledge, and a revealed knowledge of all of which we agree. God has so arranged in that, given a desire for happiness in human nature, man will evolve a moral code to promote his happiness. God has also endowed him with reason, which will enable him to acquire moral truth by demonstration. And finally, he has revealed in the scriptures the same laws which can be reached by experience and reason. Free will, freedom according to Locke, is an idea pertaining not to volition or preference, but to the person having the power of doing or forbearing to do according as the mind shall choose or direct. The free will problem is, in Locke's opinion, meaningless, for the concept of freedom has significant application to man's power of action, but not to his will. We cannot say that a man's will is free. It is as insignificant to ask whether a man's will be free as to ask whether his sleep be swift or his virtue square. The will is one power or ability, namely the power of an agent to think his own actions and to prefer their doing or omission. Freedom is another power or ability, the power to do so fair bear, doing any particular action according to himself wills. So according to Locke, freedom exist करती है, determinism नहीं है Locke के according. So what then we ask is, the will free? We are really asking, has one power another power? Which is an absurdity. A man is free so far as he has power to think or not to think, to move or not to move according to the preference or direction. So this is basically free will. कि Locke का मानना है कि yes, we do have free will, we do have an option to do or not to do something, and it is not determined by God. God ने determine नहीं किया है, हम हमारी मर्जी से हमारे actions choose करते हैं. तो हम लोग खुद agents हैं हमारे action के, और इसीलिए we will also bear the consequences of our own action. This uneasiness is desire, uneasiness of the mind for one. It is some pressing uneasiness that successively determines the will and sets upon those actions we perform. तो हमारी will भी कहीं ना कहीं determine किस चीज़ से है? हमारे खुद के desire से. The most pressing uneasiness naturally determines the will and the desire in its turn in direction toward happiness. Locke's account of human motivation interprets happiness, desire and volition in their relation to one another, but finds no place in the scheme for free will. पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट है. हम वैसे पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी को, जब हम पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी का पेपर पढ़ेंगे, सोशल पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी, तब भी हम लॉक के बारे में बात करेंगे, लेकिन जस्ट एक बार हम डिस्कशन कर लेते हैं. अब 2 ट्रीटीसीज़ ऑन गवर्नमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है लॉक का, जिसको रेफ़र किया जाता है, और उसमें सबसे पहले हम सर रॉबर्ट फिल्मर की एब्सोल्यूटिस्ट वर्क पेट्रियार्का को रिफ्यूट कर रहे हैं. लॉक रिफ्यूट कर रहा है इन विच फिल्मर डिराइव्स पेट्रियार्कल अथॉरिटी इन द स्टेट फ्रॉम अ डिवाइन अनऑल्टरेबल राइट ऑफ सोवरेनिटी. तो अकॉर्डिंग टू फिल्मर क्या है कि जो सोवरन है उसके अंदर, उसके ऊपर एक डिवाइन, मतलब उसके अंदर एक डिवाइन पावर होती है, और इसीलिए सोवरन जो है वो अल्टीमेट होता है, एब्सोल्यूटिस्ट होता है. अकॉर्डिंग टू लॉ दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग. और in the second treatise he discusses the true, original, extent and end of civil government. He opposes the view that the best government is absolute monarchy. Absolute monarchy नहीं होनी चाहिए. Government जो है उसके पास absolute powers, divine powers नहीं होते हैं, and the kings have a divine right to absolute power, and that mankind has no right to natural freedom and equality. Men are naturally in a state of perfect freedom. तो लोग बात करते हैं कि अगर हम natural state की बात करें, man naturally free होते हैं, equal होते हैं, despite of their possessions as they think fit within the bounds of law of nature, without asking leave or depending on the will of any other man. They are also in a state of equality of nature, no man having more power and jurisdiction than another. The law of nature or reason teaches all mankind that all being equal and independent, no one ought to harm another in his life, liberty and possession. The basis of Locke's philosophy is egoistic. Everyone is bound to preserve himself and to preserve the rest of mankind when his own preservation is not in danger.
तो कहीं ना कहीं लॉक इंडिविजुअलिज्म और ईगोइज्म के ऊपर बात करें, हमने एथिक्स में भी ईगोइस्टिक हेडोनिज्म की बात करी थी. इन अ स्टेट ऑफ नेचर एवरीवन हैज़ अ पावर टू पनिश ट्रांसग्रेशंस ऑफ द लॉ ऑफ नेचर, टू प्रिजर्व द इनोसेंट, टू रिस्ट्रेन ऑफेंडर्स एंड टू टेक रिपारेशन फॉर इंजरीज डन हिम. Each transgression may be punished to that degree of severity which will suffice to make in it an ill bargain to the offender, given him cause to repent and deter others from doing the like. The state of nature is not, as Hobbes has supposed, a state of war but a state of peace and goodwill and mutual assistance. तो लॉ के लिए स्टेट ऑफ नेचर कैसा है? स्टेट ऑफ पीस है, हम खुद को प्रिजर्व करते हैं, खुद को प्रिजर्व करने के बाद हम पूरी मैनकाइंड को भी प्रिजर्व करते हैं. ऐसा नहीं है कि हम दिन भर दूसरों से लड़ रहे हैं, अपने आप को सुप्रीम इस्टेब्लिश करने की कोशिश करें. गॉड ने मैन को ऐसे बनाया है कि वो कहीं ना कहीं एक सोसाइटी की तरफ ही हमेशा इंक्लाइंड रहेगा, साथ में रहने की कोशिश करेगा. हम जैसे बोलते हैं ना, मैन एक सोशल एनिमल है. फिटेड हिम विद अंडरस्टैंडिंग एंड लैंग्वेज टू एनेबल हिम टू कंटिन्यू टू एंजॉय इट, बट देयर इज लैकिंग इन अ स्टेट ऑफ नेचर एंड एस्टैब्लिश सेटल नोन लॉ. और स्टेट ऑफ नेचर में क्या है? एक अथॉरिटी कहीं ना कहीं लैक कर रही है, और इसी वजह से मैन साथ में आके एक अथॉरिटी, एक गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं. वी हैव पॉलिटिकल और सिविल सोसाइटी where a number of men united in one society, each relinquishing his executive power under the law of nature. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? लॉ का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या है कि एक मैन स्टेट ऑफ नेचर में फ्री है, पीसफुली रह रहा है, लेकिन वो फ्री है. लेकिन जब वो साथ में रह रहा है, कहीं ना कहीं उसकी एक टेंडेंसी है वो एक सोसाइटी फॉर्म करेगा ही. और इस सोसाइटी के फॉर्मेशन में व्हाट डज अ मैन डू? वो अपनी कुछ पावर, राइट्स और फ्रीडम को गिव अप करता है, और उस पावर और फ्रीडम दे देता है गवर्नमेंट को, ताकि सब लोग हार्मोनियसली एक सोसाइटी में रह सके. लॉक के व्यू के अकॉर्डिंग नेचर ऑफ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सारे सिटीजन्स आके एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं कि हम सब अपनी कुछ पार्ट ऑफ पावर देंगे गवर्नमेंट को. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, if somebody kills somebody or if somebody steals somebody from the other house, गवर्नमेंट उसको पनिश करेगी, उसको जेल जाना पड़ेगा. तो इंसान ने क्या करा? अपनी कुछ राइट्स, अपनी कुछ पावर्स, अपनी कुछ फ्रीडम दे दी स्टेट को, गवर्नमेंट को. फॉर इफ़ द प्रिंस holds both the legislative and executive powers, there is no judge who may fairly, impartially and authoritatively decide issues, and there are no rules to which appeal can be made. In an absolute monarchy, the subject is the slave of one man, but one should be subjected to the political power of another without his own consent. When any number of men have, by the consent of every individual, formed a community, they have thereby made that community one body, having power to act such that is in accordance with the will and determination of the majority. कि मेजॉरिटी लोगों ने आके मिलके अपनी कुछ पावर्स दी है गवर्नमेंट को, कुछ रूल्स के ऊपर डिसाइड किया है, सब एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में रह रहे हैं. कोई रियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बट एक हाइपोथेटिकल कॉन्ट्रैक्ट बना रही है, कोई एक्चुअल में पेन पेपर साइनिंग वगैरह नहीं हुई है. बट स्टेट ऑफ नेचर से वो स्टेट ऑफ सोसाइटी में कहीं ना कहीं एंटर कर गए हैं. दो यूनानिमस कंसेंट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, अप्रॉक्सीमेशन टू यूनानिटी इज फ्रीक्वेंटली अटेनेबल. तो यूनानिमस पॉसिबल नहीं है कि 100% जो पॉपुलेशन है वो इसको अग्री करती है, लेकिन एक मेजॉरिटी पॉपुलेशन की बात कर रही है. मैन क्या करते हैं? अपनी अनलिमिटेड फ्रीडम जो उसके स्टेट ऑफ नेचर में एग्जिस्ट करती है उसको गिव अप कर देते हैं, और कहीं ना कहीं उसको लिमिट कर देते हैं. वो फ्रीडम, वो पावर को गवर्नमेंट को दे देते हैं, ताकि एक हारमोनियसली एक ग्रुप में, एक सोसाइटी में रह सके. इफ़ इट वर नॉट फॉर द विशियसनेस एंड द करप्शन ऑफ डिजेनरेट मैन, देयर वुड बी नो नीड ऑफ एनी सोसाइटी बट द स्टेट ऑफ नेचर. द ग्रेट एंड चीफ एंड ऑफ मेन्स यूनाइटिंग इन टू अ कॉमन वेल्थ इज द म्यूचुअल प्रिजर्वेशन ऑफ देयर लाइव्स, लिबर्टीज एंड estates. Hence the power of society can never be supposed to extend farther than it's required by the common good. The first and fundamental natural law, which is to govern even the legislative authority itself, is a preservation of society. तो ये एक नेचुरल लॉ बन जाता है कि हम अब सोसाइटी को प्रिजर्व कर रहे हैं इंडिविजुअल के बाद. सो फॉर इज इट कॉन्सिडर विद द पब्लिक गुड ऑफ एवरी पर्सन इन इट. तो ये नेचुरल लॉ कब बन जाता है? सोसाइटी को प्रिजर्व करना जब हर पर्सन की गुड की बात उसमें की जा रही है. The first and fundamental positive law of all Commonwealth is the establishment of the legislative power. This power is not only supreme but is sacred and unalterable in hands in which it has once been placed by community. क्यों ये supreme है? क्योंकि majority ने इसके साथ agree किया है. But the legislative power cannot have absolute and arbitrary control over the lives and fortunes of the people. It is limited to what promotes the public good of society. The laws of nature, तो इसकी power limited है. गवर्नमेंट की पावर कब तक लिमिटेड है? जब तक वो सोसाइटी के हर पर्सन के गुड के लिए वर्क कर रहा है, हर पर्सन की कॉमनवेल्थ और हर पर्सन के बेटरमेंट के लिए वर्क कर रहा है. हेंस द लेजिस्लेटिव पावर हैज़ नो राइट टू एनस्लेव, टू डिस्ट्रॉय, पर्पसली इम्पवरिश द सब्जेक्ट. अगेन इट कैन नॉट अज्यूम पावर टू रूल बाय एक्सटेम्पररी आर्बिट्ररी एडिक्ट्स एंड डिक्रीज. तो उसकी पावर इनहेरेंट है. द पीपल देमसेल्व्स हैव गिवन देयर पावर. तो जो सॉवरन है उसकी पावर फ्रॉम द पीपल डिराइव होती है. लास्टली इट कैन नॉट डेलीगेट द पावर ऑफ मेकिंग लॉज टू अदर हैंड्स. तो एक गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट हैज़ द पावर,
और वो अपनी पावर को किसी और को नहीं दे सकता है, क्योंकि लोगों ने मिलके गवर्नमेंट में अपनी पावर दी है. It is not desirable that those who have powers of making the laws should also have power to execute them. The federative power is the power of war and peace, the power to enter leagues and alliances and to engage in all transactions with all persons and communities outside the Commonwealth. The federative and executive powers are almost always united, and it is best they should be placed in one hand. To the executive is delegated the supreme execution of the laws. The legislative power may, when it finds cause, then take both the executive and federative powers out of the hands in which it has placed them and punish any maladministration. तो जिन लोगों ने मिलकर गवर्नमेंट को पावर दी है वही लोग मिलकर उस गवर्नमेंट से उसकी पावर ले भी सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के पास सुप्रीम पावर है, लेकिन सिर्फ तब तक है जब तक वो सभी के गुडनेस और कॉमनवेल्थ के लिए वर्क कर रहा है. द पीपल इन लॉक्स थ्योरी